देश और दुनिया में ऐसा कोई बचा नहीं जिसने हल्दीराम की मिठाई को चखा नहीं। हल्दीराम के ओनर श्री शिव किशन अग्रवाल जी, क्योंकि मुझे लगता है कि आधे हिंदुस्तान की जो पसंदीदा मिठाई है आज के समय में वो काजू कतली है। काजू कतली मैंने मतलब क्या है चालू किया था यहाँ, उस टाइम काजू लेके यहाँ से और वहाँ काजू कतली बनाया था, लोगों को बहुत पसंद आई। मैं क्या ये कतली मतलब जो काजू मिठाई है ये चल पड़ेगी और लोग पसंद करेंगे। बीकानेर की जो भुजिया है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है हल्दीराम का, उस पर मास्टरी है। ये बीकानेर की भुजिया जो स्पेशलाइज है ना, कम से कम दुकान में मतलब आप बीकानेर में घूमो ना तो ये जो भुजिया की खासियत है वो हमारे पास ही, जो हमारे दादाजी ने दी है वो हमारे दादाजी के पास ही है और क्या हमारे पास है। उसके सैंपल की जाँच करने के लिए आप आज भी जाते हैं और इस पर बहुत कड़ाई से नजर रखते हैं कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज। एक तो लैब रहता है मेरे, बढ़िया लैब है। लैब के अलावा क्या है कि मेरी जो देखने की नज़र है वो मेरे लैब से भी बढ़कर है। माल देखना, पहचानना, करना, लैब है मेरे पास, सभी स्टाफ है, माल को चेक करना और करना सब है। 15% शेयर हमने मतलब एबिटा मतलब लिया था हमने, 15% में मतलब हमको 1 लाख करोड़ आ गया। नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन पॉडकास्ट। यूसीएन पॉडकास्ट के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को कई शख्सियतों से रूबरू करा रहे हैं और आज जो हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो बेहद ही खास हैं। आप उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ना जानते हों, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनकी कंपनी की फैक्ट्री में बनी नमकीन या मिठाई कभी आपने जीवन में टेस्ट ना की हो। इनके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि देश और दुनिया में ऐसा कोई बचा नहीं जिसने हल्दीराम की मिठाई को चखा नहीं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हल्दीराम के ओनर श्री शिव किशन अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे आपका नाम याद दिला रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रुक रुक के बोलने की मेरी स्टाइल है। लेकिन आपके नाम को कौन भूल सकता है या किसको नहीं मालूम होगा कि आप कौन हैं, आपका इतना बड़ा काम है, आपने इतनी बड़ी एक कंपनी को स्थापित किया है, इतने बड़े ब्रांड को आपने बनाया है जिसकी आजकल हम कह सकते हैं कि जिसकी धड़क जो है वो पूरे देश भर में है और जहां नमकीन और मिठाइयों की बातचीत होती है वहां हल्दीराम का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कैसे रही आपकी जीवन यात्रा? और आपसे सवाल ये है कि कुछ आपकी जो जन्म तिथि है उसको लेकर भी कुछ बहुत सारी बातें हैं और कुछ सारी चीजें आप ऑफ द कैमरा हमें ये बता रहे थे कि किस तरीके से आपकी उम्र को लेकर, आपकी एक्चुअल उम्र कितनी है वो आपको इस उम्र में आके पता चला। तो किस तरीके से ये पूरी की पूरी आपकी जीवन यात्रा रही है। 87 वर्ष के आप हैं और फिर भी किसी नौजवान की तरह या उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं और इतने बड़े आपने आपका जो व्यापारिक साम्राज्य है उसको संभाल रहे हैं। तो कैसी जीवन यात्रा रही? मैं शिव किशन अग्रवाल, हल्दीराम चेयरमैन जी। मेरी यात्रा जब मैं नागपुर आया था जी। पहले मैं कलकत्ता रहता था जी। कलकत्ता मेरा 13 साल रह चुका जी। कलकत्ता में मैं बीकानेर से कलकत्ता गया। कलकत्ता में बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत काम किया। नमकीन का काम करता था, नमकीन बहुत बड़ा, नमकीन के आइटम भी बहुत बनाए मैंने और काम भी खूब किया मैंने। इतना काम करता था कि कोई मतलब सोच नहीं सकता था कि मैं 18-19 घंटा काम करता था। काम में कोई कमी नहीं रखता था, नमकीन भी बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखता था। फिर मेरे दादाजी ने मेरे को बोला था, मेरे दादाजी का नाम हल्दीराम जी है, उन्होंने बोला था कि तुम नागपुर चले जाओ। अब उनके दिल में क्या आया कि नागपुर क्यों भेजा है, ये उनकी दिल की इच्छा है। मेरे को बोला, ऑर्डर दिया और मैं चला आया। मैं नागपुर आके देखा तो कुछ समझ में नहीं आया कि नागपुर क्यों भेजा मेरे को। कलकत्ता छोड़कर नागपुर आने का क्या कारण? उस समय तो कलकत्ता के मुकाबले नागपुर बहुत छोटा सा शहर था। बिल्कुल छोटा था 5-6 लाख की आबादी थी। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। स्टेशन से उतरते कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। और जहाँ अंदर घुसा मैं सेंट्रल एवेन्यू की तरफ, मैं तो 2-4 बिल्डिंगें बनी हुई थी, बिल्डिंगें भी नहीं बनी हुई थी, रोड बिल्डिंगें बन रही थी, आगे चालू हो रही थी सब। बाकी तो
ये आगे गांधी बाग के इधर मैं ये जो अपना मैं हॉस्पिटल के बाद में तो मतलब सन्नाटा था, चल रहा था वैसे ही। जब मैं आया देखा, फिर इतवारी में आने के बाद में चहल पहल हुई थोड़ी। इतवारी पहले इतवारी भी फेमस थी क्या सीताबर्डी फेमस थी, दो एरिया अलग अलग फेमस थी क्या, सदर फेमस था, इतना भी फेमस था नहीं था, इतवारी सबसे ज्यादा फेमस थी। बर्डी में भी इतना नहीं था, रौनक थी इतवारी में थी, क्योंकि इतवारी में मार्केट वगैरह बहुत था, किराना मार्केट था, जनरल मार्केट था, अनाज मार्केट था और सराफा मार्केट था। जो जितने भी नागपुर की खरीदी और करने वाले जितने भी आते थे सब वहीं इतवारी आते थे। तो इतवारी एक नागपुर का सबसे बड़ा नाच था और खरीदी का क्या और क्या सबसे वहीं पर डेवलपमेंट होती थी। मेरे दादाजी ने एक छोटी सी दुकान पोस्ट ऑफिस के पास में लेके दिया कि ये दुकान कर लो तुम। कौन सी उम्र में आप आ गए थे? मैं आ गया था 30 में, 30 में आ गया था जी, 30 में आ गए थे। आज मेरे को 58 हो गया नागपुर आए हुए 58 हो गया। और ये क्या आपकी जो उम्र है उसकी जो जन्म तारीख है उसको लेकर क्या है कि एक जन्म तारीख के हिसाब से आप 83 साल के हैं, एक जन्म तारीख के हिसाब से 87 साल के हैं? क्या है कि मैं नागपुर में नागपुर आया था ना जी, उस टाइम कुछ आया, मेरे जन्म तारीख वगैरह कुछ भी मालूम नहीं थी जी। नागपुर में सिर्फ आया और दादाजी ने मेरे को बोला काम करना है यहाँ। अब यहाँ की मैं थोड़ा मार्केट सर्वे किया था तो चार दुकानें गुजराती वाले भाइयों की थी। उसमें गुजराती मिठाइयाँ बनाते थे, गुजराती फरसाण बनाते थे और किसी की 150 रुपये की भी सेल थी, किसी को 200 रुपये की सेल थी क्या। और इतवारी में थी, इतवारी गंजा खेत में थी। बाकी इधर में बर्डी में एक आधी दुकान थी क्या, बंगाली आइटम थे, आंधे भंडार के सब, और बाकी मिठाइयाँ कुछ थी नहीं। मेरे को बोले इसमें तुम काम करो, तो मैं शुरुआत में पहले मोर से भुजिया बनाया था। भुजिया बनाया तो भुजिया मतलब बनाया, पहचान के थोड़े बहुत थे उसमें 100-150 की बिक्री आ गई, चली। मैं कही बिक्री कायम नहीं रहेगी, इसलिए बिक्री कम होती गई। तो फिर बाद में सोचा कि अब और क्या करना चाहिए अपने को। तो उस टाइम मैं दिमाग में आया कि ये मिठाइयाँ जो पेड़े वेड़े बनाते हैं तो मैंने काजू कतली का सोचा था यहाँ कि काजू कतली बनाएंगे अपन। पहले इंडिया में नहीं काजू कतली नहीं बनती। हाँ, मैं आपको रोक के मेरे दर्शकों को और ज्यादा थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आधे हिंदुस्तान की जो पसंदीदा मिठाई है आज के समय में वो काजू कतली है। और काजू कतली जो है उसकी शुरुआत ही आपने कराई, आपने की, हल्दीराम ने की और नागपुर में की। अब और ज्यादा मुझे लगता है कि क्लियरिटी आ जाएगी। अब आप काजू कतली का इतिहास बताइए, उसकी शुरुआत का इतिहास बताइए। काजू कतली मैंने मतलब क्या है चालू किया था यहाँ। उस टाइम काजू लेके यहाँ से और वहाँ काजू कतली बनाया था, लोगों को बहुत पसंद आई। मैं क्या ये कतली मतलब जो काजू मिठाई है ये चल पड़ेगी और लोग पसंद करेंगे। तो उसमें बहुत सारे थे कि कोई खाते थे तो कोई नहीं समझता था, बोले ये काजू की तो नहीं हो सकती है, सिंगदाने की हो सकती है, वो हो सकती है। मैं कि नहीं काजू की है। लोगों को बेहद पसंद आती थी और बिक्री भी बढ़ती गई। और आपने जब काजू कतली बनाना शुरू किया उस समय 3.5 रुपए किलो के हिसाब से काजू मिलता था और 8.5 रुपए में आप काजू कतली बेचते थे। 8 रुपए किलो बेचते थे और शक्कर 75 पैसे किलो थी। वो 8 रुपए किलो काजू कतली बेचता था, प्रॉफिट भी अच्छा था। नाम अच्छा, मेरे को पैसे मिले थे उससे। फिर बाद में थोड़े दिन के बाद में मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ और मिठाई चालू करूँ। तो मैंने बीकानेर की मलाई के लड्डू चालू किए थे, कलाकंद चालू किया था और कुछ और पेड़े यहाँ के जो है वो पेड़े चालू किया था। तो मेरे मलाई के लड्डू कलाकंद ये बहुत पसंद किए, यहाँ के लोगों ने बहुत पसंद किए कि इतना ऐसी मिठाई हमने खाया नहीं, मलाई के लड्डू कभी नहीं खाया। तो मलाई के लड्डू बहुत पसंद किए, कलाकंद पसंद किया था और पेड़े भी ठीक बने थे यहाँ पर। खोआ यहाँ बढ़िया नहीं आता था पहले, तो भी मैंने बनाया, ठीक बना। तो इसी तरह से धीरे धीरे चालू होता गया। एक हाथ की याद मैंने सही चौक में भी एक दुकान ले लिया था। उसमें क्या है कि कुछ सीटिंग करके यहाँ मिठाई क्या घर पे ले जाके खाने की आदत नहीं थी, वहीं पे खा लेते थे।
तो जितनी मिठाई बनाता था वहीं के वहीं बिक जाती थी, लोग मतलब दुकान में बैठ के खा लेते थे, उसमें उसमें भी चलता रहता था। चला धीरे धीरे ऐसा चलता रहता था। एक साल तो ऐसे ही निकाला मैंने, दोनों दुकान मिला के चलता रहा। फिर पैसे कमाने के बाद में मैंने फिर दोनों दुकान बढ़ाने का कोशिश किया था। दोनों दुकान बढ़ाने में मतलब दोनों दुकान के पास में जो दुकानें थी उनको पगड़ी देके हटा दिया। हटाने के बाद में सही चौक में पहले दुकान बनाया था मैंने। तो बनाया तो ऐसे रेस्टोरेंट टाइप का ही बनाया था कि वहाँ बैठ के मिठाई भी खा ले और कचौड़ी समोसा भी चालू कर दिया था मैंने। कचौड़ी समोसा भी खा ले और अपना नाश्ता हो जाए पूरा, नमकीन भी खा ले। तो लोग पैसे भी चालू हो गए थे। फिर बाद में सोचा कि मतलब कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर बाद में एक ऐसे ही सोचते घूमते फिरते शिवराज होटल पहुंचा। सीए रोड पे जो है, और उस समय बड़ा प्रसिद्ध था। हॉस्पिटल के सामने ही शिवराज होटल उस टाइम बहुत चलता था। तो वहाँ पहुंचा तो मैं बोला मैं यहाँ डोसा वगैरह बनता है तो अपने को एक डोसा बनाना चाहिए। तो पीछे में ऐसे घूमते घूमते एक आदमी मिल गया था मेरे को, साउथ इंडियन मद्रासी, उनका कारीगर था। मैं बोला तुम डोसा वोसा मेरे यहाँ बना दोगे? क्या बना देंगे? कि पैसा लूँगा पूरा। मैं कह जो मांगोगे दे दूँगा। तो वहाँ शिवराज होटल में उसको मतलब ऐसा समझो 150 रुपया मिलता था। मेरे को बोला 300 रुपया लूँगा मैं जो भी कुछ है तो ले लेना मेरे से जो भी है, काम करना है। 3 जना बोला 3 जना आएंगे हम। मैं 3 जना आ जाओ। तो उसमें तीनों वो होशियार थे। डोसा बनाने वाला भी बहुत होशियार था उनमें, एक चाय बनाने वाला भी बहुत होशियार था और एक कचौड़ी समोसा बनाने में होशियार था। तीनों आदमी थे। मैं सामने एक दुकान और ले लिया था, छोटी सी दुकान, लंबी और चौड़ाई में बहुत कम। तो उसमें मैं चालू कर दिया था और सामने डोसा और लाते थे, देते थे। लोगों को डोसा बहुत पसंद आया, डोसा चाय, वो उससे मेरी दुकान और बढ़ गई थी। फिर कीर्ति की लस्सी फेमस थी कि लोग कहते हैं कि लस्सी बनाओ ना आप। तो पहले मैं लस्सी के पीछे लगा। कहाँ की लस्सी फेमस थी? कीर्ति की। बाद में पासू में कीर्ति थी। कीर्ति रेस्टोरेंट की लस्सी बहुत बढ़िया थी। क्या उसकी लस्सी फिर मैं देखा लस्सी बनाया तो उसमें वो क्या है कि आइसक्रीम लस्सी देता था। अच्छा। तो मैंने भी वो क्या है कि मतलब आइसक्रीम गुल्फी बनाना चालू किया उसमें। अच्छा। मशीन से गुल्फी बना कर लस्सी में वो आइसक्रीम वो गुल्फी डालता था। लोगों को बहुत पसंद आई, टेस्टफुल लगी थी और उसमें केसर वैसे डाली हुई थी तो बहुत पसंद आती थी। मेरा वो भी खूब चलती थी। तो ऐसा करके मेरी दुकान वो सही चौक वाली दुकान में काफ़ी सेल आने बढ़ती गई। और इधर में पोस्ट ऑफिस की दुकान की भी सेल बढ़ रही थी मेरी। ऐसा करके दोनों दुकान सेल बढ़ती रही। अच्छा। और फिर बढ़ाता गया। पोस्ट ऑफिस दुकान में क्या है कि 24 घंटा मतलब पीछे में काम करता था कि माल बना, पेड़े वेड़े बनाना, क्योंकि डिमांड थी तो जगह थी नहीं मेरे पास। फिर बाद में बाजू में एक थोड़े दूर जाने बाद में एक मकान सा लिया, उसमें शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ का काम कम करके वहाँ शिफ्ट होने के बाद मिठाइयाँ बनाई। फिर बंगाली मिठाइयों को और डेवलपमेंट करते गया। ऐसा सोचते गए, डिमांड दी, लोग ग्राहक भी डिमांड करने लगे थोड़ा और बढ़ाओ। तो फिर डेवलपमेंट करने लग गया। मतलब वहाँ की जो बंगाली मिठाई थी आंध्र मंडार की, उसका सैंपल ला के देखता था मैं कि मिठाई तो बंगाली, जो मैं कलकत्ता में रहता था ना तो बंगाल की मिठाइयाँ बहुत बढ़िया बनती थी, बहुत शानदार। बंगाल के मुकाबले तो मिठाई पूरे हिंदुस्तान में बनती नहीं। कलकत्ता से फिर सैंपल ला के फिर बाद में कारीगर को बताता। एक कारीगर भी ले आया था मैं कलकत्ता से और उसको बताया मैं कि ऐसी मिठाइयाँ बनाना है। फिर वो बनाया, मैं देखा, जैसे मिठाइयाँ बनती गई वैसे लोगों को बहुत पसंद आती गई। और बीकानेर की फिर रसमलाई पर मैंने चालू किया था। अच्छा। वो बीकानेर की रसमलाई इतनी बढ़िया बनती थी, अभी भी वही स्वाद है, शुरू से वही स्वाद है, वही आज तक स्वाद है, कोई कमी नहीं आई। ये नहीं कहते हैं कि अब वो पहले वाली स्वाद ज़्यादा थी अभी कम है, कोई फर्क नहीं है। रसमलाई तो बहुत पसंद करते थे। रसमलाई की मतलब पहले रसमलाई में मेरा रिकॉर्ड था कि बस 7 बजे से पहले कोई ले जाओ
और ले जाकर मतलब उसको रखो मत, खाओ, तुरंत खत्म में खा करो। लो। और कहीं तो कहीं ये भी ट्रेंड है कि कुछ लोग गरम रसमलाई भी खाना पसंद हाँ, करते हैं। रसमलाई गर्म करके भी खाते थे, हम्म, पर मेरा मतलब एक ही है कि रसमलाई को मतलब रखो मत, खाओ, खाओ, तुरंत में खा लो। तो खा लो। पर आप बता रहे हैं कि 50 साल 58 साल पहले जो स्वाद था वो आज भी है। आज भी तो लेकिन वो तो कारीगर के हाथ का भी एक तरीके से स्वाद रहता है कि वो किस तरीके से बनाता वो है, तो कारीगर उसको का आप किस स्वाद तरीके रहता से है, पर मेंटेन नहीं, करते हैं? स्वाद तो कारीगर के हाथ का रहता ही है, पर हम पूरा उसको मेंटेन करके रखें। हम्म, पूरा मेंटेन वही मतलब जो जितना दूध का क्वालिटी है कि उसमें जो मसाला पड़ता है, कैसे इलायची, उतना पूरा का पूरा वैसे ही, सेम वैसे ही। और अभी हमारी रसमलाई में ऐसी विशेषता हो गई कि 2-3 साल से कि वो रसमलाई मतलब क्या है कि अभी 2 दिन भी खराब नहीं होती, 3 दिन भी खराब नहीं होती। पैकिंग ऐसा करने लगे खराब नहीं होती। अभी रसमलाई हम गारंटी से देते हैं 3 दिन चलाओ। तो लोग डिमांड इतनी हो गई है रसमलाई की, अच्छे ढंग से मतलब उसको मजा लेते हैं। 2 दिन भी पड़े रखते हैं तो खाते हैं, मजा आता है उनको। अच्छा, आपने जो बताया कि काजू कतली जो है, काजू कतली का आइडिया आपने यहाँ शुरू किया और इस तरीके से आपने बनाना शुरू किया, उसका आइडिया आपके पास में आया कि जो बादाम कतली है उससे, कलकत्ता में बादाम कतली बनाते थे, आप ही लोग बनाते थे, आप ही बेचते थे, तो वो आपने नया आइडिया लाया नागपुर के मार्केट के लिए कि आप काजू कतली बनाएं, वो भी इसलिए कि बादाम यहाँ पर महंगा बिकता था, तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर आपने काजू लाया। बादाम यहाँ मिलता ही नहीं था। अच्छा, यहाँ क्या है कि बादाम पिस्ता कुछ भी नहीं मिलता था। अच्छा, ये शहर ऐसा था कि कुछ भी मिलता नहीं था। अच्छा, हाँ, काजू मिलता था। काजू समझते भी नहीं थे, हाँ, कि पिस्ता क्या होता है ये भी नहीं समझते हैं, हाँ, और बादाम क्या होता है ये भी पूरा नहीं समझते थे। क्योंकि यहाँ कोई भी यहाँ के रहने वाले जिससे मंगाते थे सब दिल्ली से ले लेते थे, और जो पैसे वाले थे वो दिल्ली से मंगा लेते थे। बाकी कोई बादाम पिस्ता का लेन देन था नहीं यहाँ पर, किसी का भी नहीं था। तो बादाम पिस्ता तो बहुत मुश्किल से, मेरे को तो क्या है यहाँ के लिए जो बादाम पिस्ता लगता था ना मिठाई के लिए, रसमलाई के लिए और जो भी है, तो मैं दिल्ली जाता था। अच्छा, परचेज करने के लिए, वहाँ से परचेज करके लाता था। वहाँ से हर 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने में दिल्ली जाता और पूरा परचेज करके लेके आता था। क्योंकि मतलब यहाँ नहीं मिलता तो क्या करें। अभी तो खैर यहाँ मतलब हमको देख के तो सब बहुत मंगाने लगे और लगे, और काफ़ी आइटम बन गई है, लोग समझने लगे उस चीज़ को, समझ में आ गई क्या कि बात तो चीज़ है, लोगों को समझ में अभी आ गई कि मतलब कैसा चीज़ मिलता है, कैसा खाना चाहिए। पहले ये चीज़ कुछ भी नहीं समझते थे। सिर्फ मतलब क्या है कि मतलब क्या ठेलों पे मिलता था, आलू बोंडा मिलता था और मिलता था, ये खा लेते थे, भजिए खा लेते, आलू बोंडा खा लेते थे, वो खा लेते थे, इतने तक की चलन थी। आगे आइटम की चलन नहीं थी कि आइटम में क्या है, क्या पेड़े, ज़्यादा में ज़्यादा क्या है, खुशी बात है कि पेड़े खा लो, बस इससे ज़्यादा मिठाई समझते नहीं थे। तो उसको मिठाई को डेवलप करना, आगे बढ़ाना, कितने आइटम बढ़ाना, ये चालू किया तो लोगों को समझ में आया कि वास्तव में मिठाइयाँ अभी बन रही है, और मिठाइयाँ खाने का शौकीन हो गए हैं, इतना शौकीन हो गए हैं कि लोगों को मतलब हर चीज नई चीज चाहिए। लेकिन अब तो लोग शुगर से भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। मिठाइयाँ अच्छी अच्छी उपलब्ध है, लेकिन शुगर एक तकलीफ बढ़ा रहा है, वो मिठाई खाने ही नहीं दे रहा है लोगों को। पर क्या है कि ये मिठाइयों से शुगर नहीं बढ़ती कभी भी। हाँ, लोगों का वहम है कि मिठाई खाने से शुगर बढ़ती है। एक ये जो हम जो मिठाइयाँ बनाते हैं ना, एक तो हमारे क्या है कि ड्राई फ्रूट की ओर की मिठाई बनती है, और दूसरी बात है जो बंगाली मिठाई भी बनती है ना, ये दूध की बनती है, दूध को फाड़ के बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा मतलब शुगर का लेन देन नहीं रहे। आप रसगुल्ला डेली एक खाओ तो डॉक्टर भी बताता है कि आपके शरीर में एनर्जी रहेगी। रसगुल्ला एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ही बढ़िया मतलब चीज़ रहती है कि शरीर को भी एनर्जी रखती है और मतलब अच्छा लगता है। कई बीमारियों पर तो रसगुल्ला खाने की सलाह देते हैं, जैसे मतलब अपना ये जिसको पीलिया होता है, पीलिया हो जाए, क्या बोलते हैं पीलिया को, कुछ और बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो पीलिया, जॉन्डिस में रसगुल्ला स्पेशल देते हैं कि तुम रसगुल्ला खाओ, तेरा ठीक रहेगा, पेट भरजाई हो जाएगी और फायदा करेगा। क्योंकि ये जो अपना जॉन्डिस में मतलब उस पर लीवर पर असर पड़ता है,
तो बोले अच्छा रहेगा। हम्म, तो इसमें तो रसगुल्ला, और डॉक्टर हर एक चीज़ में रसगुल्ला देते हैं। शुरुआत में बोलते हैं मेरे को क्या खाना चालू करना है, तो रसगुल्ला खाना चालू और करो। रसगुल्ला मिठाई भी इतनी शानदार है। शानदार है, मिठाई भी शानदार है और बढ़िया टेस्टफुल रहता है। हम्म, तो हर चीज़ क्या, रसमलाई भी आप रसमलाई खाओ ना, तो उसमें शानदार भी है और टेस्ट भी है और एनर्जी भी पैदा करती है, क्योंकि दूध की बनी हुई है। रस तो हम निकाल लेते हैं उसका और दूध पिलाते हैं उसको। तो ये चीज़ें क्या है कि नुकसान नहीं करती लोगों को। मतलब समझे है कि मीठा खाने से होता है। मीठा वो चीज़ होती है कि जिसमें मतलब ज़्यादा शक्कर हो, ज़्यादा चीज़ हो, कुछ गुणकारी नहीं हो। ये तो गुणकारी चीज़ें हैं, इसलिए हम जितनी भी बंगाली मिठाई बनाते हैं और बनाते हैं ना, इसमें कोई ज़्यादा शुगर वुगर नहीं रहती है। अच्छी रहती है पर खाने में टेस्ट रहता है। ड्राई फ्रूट की रहती है और रहती है सभी चीज़। तो मतलब क्या है कि जैसा भी यूज़ करो ना, तो और शुगर तो ये मिठाई से भी शुगर नहीं बनती। शुगर तो एक कुदरती उनकी जो बॉडी में जो गड़बड़ी होती है उसी से शुगर बनती है। अपन मिठाई, अभी जैसे एग्जाम्पल, मैं कितनी भी मिठाई खा लूं मेरे को शुगर नहीं है। आपने भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ में चाय पिया और उसमें बताया आपने कि शक्कर ज्यादा चाहिए। हाँ, शक्कर ज्यादा चाहिए। तो मैं मिठाई कितनी भी खा लूं मेरे को शुगर नहीं है। तो शुगर कोई मतलब ये नहीं है कि शुगर मिठाई से बनती है। मिठाई से शुगर नहीं बनती है। शुगर एक बॉडी में एक मतलब वो बॉडी में चालू हो जाती है शुगर, जिसको बोलते हैं कि बनना चालू हो जाता है, उससे शुगर बनती है। वो शुगर वो बनी रहती है, वो कंट्रोल से रखो तो वो कंट्रोल में रहती है, तो बढ़ जाती है। बाकी ये खाने पीने से कोई शुगर बढ़ती नहीं। तो शुगर तो हर चीज में है। रोटी में खाओ तो शुगर है सब चीज में। रोटी शुगर तो सब चीज में आती है, पर वो ऐसा नहीं है कि मतलब शुगर इससे खाने से होता है, इस खाने से होता है। वो बॉडी में मतलब कुछ गड़बड़ होती है तो बॉडी मतलब काम करना, शुगर बढ़ना और बढ़ना, बीपी बढ़ना और बढ़ना, ये सब काम होता है। अच्छा, आपके ब्रांड की हम देखते हैं कि मुझे लगता है कि हजारों वैरायटी की मिठाई है। अगर आप किसी हल्दीराम के शोरूम में चले जाइए तो एक रसगुल्ला इतना बड़ा भी है, एक उसकी रसमलाई भी है, एक इतना बड़ा भी है, और उसे में हम देखते हैं कि कुछ और तरह से अंदर में डाल के इजाद करके आपने कुछ और रखा हुआ है। तो ऐसे हर मिठाइयों के साथ में प्रयोग जो है वो आप लोगों ने किया है, हल्दीराम ने किया है, खासतौर से आपके ब्रांड ने किया है। आप के ब्रांड द्वारा बनाई हुई कौन सी मिठाई आपको बहुत ज्यादा पसंद है, और कितने वैरायटियों की मिठाई आप हल्दीराम जो है वो बनाता है और बेचता है? मेरे यहाँ अभी मैंने मिठाई की कोई लिमिट नहीं है। ग्राहक मतलब जो कस्टमर बोलता है ना, जैसे मतलब बहुत से मतलब शादी ब्याह में कस्टमर पहले बोलते थे कि मिठाई खाने से, मिठाई खाते नहीं है यहाँ के लोग, महाराष्ट्र के, यहाँ मारवाड़ी क्या महाराष्ट्र के क्या, मिठाई खाते नहीं है। मैं मेरे से जो जितने भी मिलते थे, मेरे मारवाड़ी मिलते थे, जैन लोग मिलते थे, अग्रवाल लोग मिलते थे, सभी मिलते थे। मैं एक ही बात बोलता था, ये जो आप कहते हो मिठाई खाते नहीं है शादी में, इतनी मिठाई रखना है, ये आपकी भूल है। आपको मिठाई खिलाना नहीं आता। अच्छा, आपको मिठाई खिलाना नहीं आता। मिठाई खिलाओगे तो खाएंगे। क्या नहीं खाते हैं। मैं क्या, आपको मिठाई खिलाना नहीं आता, क्योंकि आप मिठाई रख देते हो और वो खाने के साथ में गमेले में रख देते हो, धामा में, और वो उठाते जाता है, तो फिर बाद में एक पीस उठाएगा और प्लेट में सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो टेस्ट भी नहीं आएगा, उसको और भी नहीं आएगा। मैं क्या, ये ऐसी मिठाई नहीं खाती। मिठाई को अलग ढंग से रखो और अलग से उनको बोलो इसमें मिठाई खा लो पहले, तो खाएगा तो मतलब पसंद करेगा। तो एक ने मेरे कहने से मतलब काउंटर लगवाया था, तो वहाँ मिठाई की 10 वैरायटी रखा था। लोगों ने मतलब सीधे बात में पहले जाते ही बहुत जैसे मतलब जैसे वो फ्रूट चाट खाते हैं और वैसे मिठाई जाके खाना का चालू किया था। आप समझोगे नहीं, पूरी मिठाई खा लिए। मैं देखो मिठाई ऐसे खाई जाती है। कुछ तो ऐसे भी शौकीन होते हैं कि कहीं अगर बाहर खाना खाने जाना हो तो पहले आधा पेट और मन भर के मिठाई खाते हैं और उसके बाद में खाना खाना शुरू करते हैं। ये हमारे राजस्थान में है। हाँ, राजस्थान में अभी भी वही है। अच्छा, वही है, पहले मिठाई खाते हैं, बाद में नमकीन खाते हैं। मुझे लगता है कि आप जहाँ से हैं, मूल रूप से आपका परिवार जहाँ से, बीकानेर से, बीकानेर की एक बड़ी प्रसिद्ध सेव आती है, भुजिया सेव आती है। वो मुझे लगता है कि हर कोई खाता होगा, लेकिन
उसका जो पेटेंट है वो बीकानेर है, या पेटेंट नहीं भी है तो वहाँ की वो प्रसिद्ध एक तरीके से सेव है। बीकानेर की भुजिया पसंद है। हाँ, ये जो है ये आपने उसको भी नए आयाम दिए, नागपुर में उसे आप लेके आए, और शुरुआती दिनों में आपने शुरुआत सेव के साथ में की, और फिर उसके बाद में अलग अलग तरह के सेव तो जो है वो अब आप लोग दे भी रहे हैं। पर बीकानेर की जो भुजिया है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है हल्दीराम का, उस पर मास्टरी है एक ये तरीके से। बीकानेर की भुजिया जो स्पेशलाइज है ना, ये हमारे अंडर में ही है अभी तक। अच्छा। जबकि बीकानेर में आज हर एक कोई दुकान में भुजिया पापड़ बनाता है। कार का मतलब अपने घर घर में पापड़ बनाते हैं, तो पापड़ बनाने वाले भी बहुत हैं वहाँ पर, क्योंकि सबका रोजी रोटी हो जाती है पापड़ से। और भुजिया भी जो बनाते हैं जितने भी है, कम से कम दुकान में, मतलब आप बीकानेर में घूमो ना तो 250-300 दुकानें मिलेगी आपको भुजिया की। खाली भुजिया बेचते हैं कि पापड़ बेचते हैं कि कोई और बेचते हैं। तो ये जो भुजिया की खासियत है वो हमारे पास ही, जो हमारे दादाजी ने दी है वो हमारे दादाजी के पास ही है, और क्या हमारे पास है। अच्छा। दादाजी तो चले गए, पर हम उसका जो मतलब अभी तक कोई हमारा जो ये भुजिया का जो मतलब रेसिपी है वो कोई नहीं समझ सका। लोग कहते हैं ना कि इससे भुजिया सभी कोई बनाते हैं और करते हैं, आपके भुजिया में स्वाद क्यों है, अलग आता है, थोड़ा सा स्वाद नमकीन रहता है, थोड़ी सी वो तीखी लगती है, और एक अलग किस्म का स्वाद आता है, स्वाद क्यों है। मैं ये रेसिपी जो हमारे अंडर में है वो हर एक के अंदर में नहीं है। वो हम ही बनाते हैं, और हम ही चलते हैं, और किसी के मतलब कितना भी बना लो, कारीगर वही रहते हैं, सभी कुछ वही रहते हैं, सब कुछ वही रहते हैं। एक अलग किस्म का फ्लेवर भी आता है खाने के साथ में, आपको महसूस होता है खाने में टेस्ट आता है, मसाला का टेस्ट आता है, मसाला जो फ्लेवर रहता है ना वो टेस्ट आता है। तो वो जो भुजिया का स्वाद है वो बरकरार हमारे मतलब चारों भाइयों के अंदर में ही है, वो हर एक के अंदर में नहीं जाएगा। कितना भी भुजिया बना लो, हर एक कोई बनाता है भुजिया, और बनाते हैं बहुत से कंपनियां भी बनाती है, वो स्वाद नहीं बनता। और हल्दीराम का अपना अलग किस्म का अलग टेस्ट है। और बाकी और देखते हुए पीछे हम मतलब क्या है कि मैं 91 से मतलब क्या है कि हम लोग दिल्ली में दुकान करने के बाद में हमने मतलब एग्जीबिशन देखना चालू कर दिए थे। अच्छा। मतलब फॉरेन में एग्जीबिशन लगती थी, उसके साथ में एग्जीबिशन देखते थे, मशीनें भी देखते थे। फिर हमने मशीनों का डेवलप किया था, पहले मशीन नहीं थी, फिर मशीनों का डेवलप किया था। अच्छा। और किया था, ऐसा करके काफ़ी हमने मतलब उसको आगे बढ़ते गए, और मशीनें भी लाते गए, और लोगों को मतलब अंग्रेज लोगों को समझाते भी थे कि नहीं ऐसी मशीन बनाओ, तुम ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। तो वो बनाते थे भी थे, और वैसे अभी मशीनों से काफ़ी काम होने लग गए हैं और खूब आगे बढ़ने लगे हैं। कितने कर्मचारी होंगे बाबूजी आपके पास, आपकी फैक्ट्री में? आपके जो सब दुकानें बनाने वाले, हाँ सब, एक तो बनाने वाले। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जैसे आपने बंगाल की मिठाई बनाई, तो आपके पास में जो ग्राहक आएगा, एक तो ये होगा कि वो पहली बार या कि यहीं का होगा और वो बंगाली मिठाई टेस्ट कर रहा होगा जो आप उसको परोस के दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। और दूसरा एक वो भी होगा कि जो कलकत्ता जाके या बंगाल जाके बंगाली मिठाई खा के आया होगा और वो हल्दीराम के स्टोर में जाएगा और वो खाएगा, तो वो कंपेयर करेगा कि यार बंगाल में मैं खाता था तो ये टेस्ट है और इसी तरीके का टेस्ट मेरे को हल्दीराम वाला भी दे रहा है। तो जरूरी ये भी है कि वो जो बनाने वाला व्यक्ति है वो भी उतना कारीगर जो है वो उतना बड़ा मास्टर हो। तो आप अलग अलग जो आइटम है आपके जो आप दे रहे हैं, चाहे मिठाई हो, नमकीन हो, या अलग अलग आइटम है, उनके लिए आप कारीगर क्या उन क्षेत्रों से लेके आते हैं या यहाँ के जो रहते हैं उन्हीं को आप ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, यहाँ के भी क्षेत्र के भी बंगाली आते हैं, उनको क्षेत्रों को भी मतलब बंगाली आते हैं ना, तो हाँ, मैं क्या है कि उनको भी मतलब क्या है कि समझाता हूँ, क्वालिटी समझाता हूँ कि ऐसा नहीं तू ऐसा बना के दे मेरा, और वो होशियार आदमी रहता है ना, वो समझ जाता है और वैसे ही बना के देता है। फिर टेस्ट करते हैं, नहीं समझ में नहीं आता तो उसको और थोड़ा ठीक कर, उसको सब समझाना पड़ता है। वो ऐसा नहीं समझ सकता कि मतलब वो सीखा सिखाया आता है। कितने कर्मचारी होंगे आपके पास में अभी पूरे मेरे सारा ही पूरा लेके 8-9 हज़ार होंगे। 8-9 हज़ार कर्मचारी हैं। और 8-9 ज्यादा ही होंगे। खास बात ये भी है आपके कि आप अब भी जो है वो
फैक्ट्री आप रोज जाते हैं इस उम्र में हाँ भी, और हाँ जो आपके पास में माल आता है उसको आप चेक करते हैं और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और चलते मुझे लगता है कि आप ये भी बता दीजिए कि वो जो डायरी है, उस डायरी का आपके पास में क्या किस्सा है कि एक डायरी आप हमेशा अपने पास में रखते थे और उसमें सारा हिसाब किताब चलता था, मतलब वो आपके लिए एक तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब था। हाँ। वो क्या है, मेरे को कुछ याद रखने के लिए, कुछ करने के लिए, जैसे मतलब जैसे बाहर जाता था ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए, दिल्ली जाता था और जाता था, तो उसका क्या है कि हिसाब किताब, दादाजी ने एक ही बात बोला है, हिसाब किताब में पक्का रहना चाहिए आदमी को। तो मैं हिसाब किताब में क्या है कि कंप्रोमाइज नहीं करता था। और आप वो भी बताते हैं कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े 6वीं तक लिखा पढ़े नहीं हूँ हैं मैं, और बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर मोबाइल आपको चलाना नहीं आता, फिर भी आप हिसाब में बिल्कुल पक्के बिल्कुल नहीं आता। हैं। हिसाब में मतलब बिल्कुल नहीं आता, हिसाब बराबर कर लेता हूँ। कितनी भी लंबी मतलब हिसाब की है, कितना भी खर्चा करता हूँ या करता हूँ, वो सब हिसाब टोटल मार देते हैं। टोटल मारने सही माल आता है, सही टोटल आ जाती है, सही काम हो जाता है। तो लिखते रखना तो या क्या आता है, मेरे को याद आता था किससे माल क्या खरीदा है, किससे माल क्या खरीदा है, कितना खरीदा है, क्या नहीं खरीदा है, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो समझे, अभी वो डायरी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि अभी मतलब जरूरत नहीं समझा, क्योंकि अभी तो वैसे ही मतलब सब कागजों में रहता है और सब ऑफिस में ही काम बन जाता है। तो अभी वो डायरी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो माल भी वेंडर लोग मतलब सब जगह, पहले तो हम जाना पड़ता था, अभी तो खुद आके कहते हैं हमको माल बेचते हैं, खुद आके बताते हैं ये ले वो ले वो ले ये ले, सब आते हैं। कि अभी तो क्या है कि इनका एक खुल गया इनका कि माल मंगाओ और बेचो, हल्दीराम को बेचो, जितना भी माल मंगाते हैं, अच्छी चीजें मंगाते हैं, अच्छा चीज बनाते हैं, बाहर से मंगाते हैं और करते हैं। लोगों को भी कमाई का साधन मिल गया, इससे लोग मेरे से जुड़े हैं, मंगाने वाले भी जुड़े हैं, बेचने वाले भी जुड़े हैं, ले जाने वाले भी जुड़े हैं। आज लोगों को मतलब क्या है कि एक कंपनी के जरिए कितने लोगों का पेट भराई होता है, कितने लोग उसमें मतलब पेट भराई करते हैं अपना, लेबर से लेके ऊपर तक, पैसे वाले क्या और क्या। तो इसका कोई अंदाजा नहीं है। सब हर एक कोई दुकानदार बोलते हैं आज कि मेरे से मैं ये माल लाया हूँ, ये माल देखो, ये माल देखो, ये क्वालिटी देखो। सब क्या है कि अभी क्वालिटी देने में और करने में सब आने लगे, जाने लगे सब, और बेचने लगे। माल भी हमारे पास लगने लग गया, काफी टनों से माल लगता है और लगता है, सब आते हैं जाते हैं। सब क्वालिटी माल जो आपके फैक्ट्री में आया, उसकी क्वालिटी और उसके सैंपल की जांच करने के लिए आप आज भी जाते हैं और इस पर बहुत कड़ाई से नजर रखते हैं कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक तो लैब रहता है मेरे, बढ़िया लैब है। लैब के अलावा भी क्या है कि मेरी जो देखने की नजर है वो मेरे लैब से भी बढ़कर है। अच्छा। देखने की नजर है वो लैब से भी बढ़कर है। माल देखना, पहचानना, करना, लैब है मेरे पास, सभी स्टाफ है, माल को चेक करना और करना सब है। और जो सोचना है कि माल कैसा लेना है, क्या नहीं लेना है, वो अभी भी मैं मतलब ध्यान से देखता हूँ। सैंपल आता है, सैंपल देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ सैंपल को भी, और देखता हूँ तब ओके करके भेज देता हूँ कि ठीक है ये ले लो इसको, तो वो लेते हैं। पर कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं अब इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, 12,000 करोड़ के आसपास सालाना इसका बिजनेस है, टर्नओवर है, मैं मेरी फैक्ट्री में काजू आ रहा है, बादाम आ रहा है या कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, मैं उसको चेक करने खुद जा रहा हूँ। मैं तो अगर चाहूं तो 2-4-5 लोगों को रख दूं जो ये काम मेरा करें, पर ये जो आदत एक आपने बना के रखी है, इसके पीछे की भावना क्या है आपके मन में? क्या है कि जो चेस्ट है, हर एक को मतलब इतना होशियार नहीं होते लोग, क्या उनको समझता नहीं है। कितने भी पुराने आदमी हो जाते हैं ना, चेस्ट समझते नहीं है कि कैसा क्या चेस्ट आता है नहीं आता। वो मेरे पास आखिर आते ही हैं कि ये चीज देखो आप, क्या कैसा क्या करना है इसका, वो देख दिखा के आते हैं। कितना भी साल हो जाता है ना, उनको समझ में नहीं आता। मैं फिर उसका निर्णय कर देता हूँ कि ये चीज ऐसा है, इसमें ऐसी कमी रह गई है, इसका चीज की ऐसी कमी है, या ये चीज ठीक है। वो बोलता है ठीक नहीं है, मैं बोलता हूँ ठीक है, इसको तुम ठीक कर सकते, ले सकते हो। क्या है कि उनको इतनी मतलब
हर एक के पास इतनी गहराई पहचान नहीं है। अभी देखते हैं ना, तो बहुत से आदमी है और है, हर एक के पास इतनी गहराई पहचान नहीं है। ये गहराई पहचान रखते हैं ना, तो ये क्या है कि वही रख सकता है जिसके पास नॉलेज है। और मैं इस चीज़ में क्या है कि पहले से इस और कुछ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इस चीज़ों को ही ध्यान दिया, क्वालिटी को ध्यान दिया था। तुरंत समझ में आ जाती है कि क्या चीज़ क्या बनी हुई है। मिठाई भी कोई दिखाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाती है कि मिठाई क्या चीज़ की बनी हुई है, क्या नहीं है और क्या है इसमें। तो वो एक क्या है कि भगवान की देन है मेरे को। अच्छा, क्या क्या आपकी फैक्ट्री में बनता है? आपको याद है कि ये चीजें हम बना के बेचते हैं मार्केट में? इतनी याद नहीं है, पर क्वालिटी बहुत बनती है। हाँ, क्वालिटी बहुत बनती है और लोग दिखाते भी हैं। हाँ, जैसे हर चीज कोई दिखाते हैं ना, नई से नई चीज दिखाते हैं कि ये चीज बना के दो मेरे को, तो हम उसका सैंपल बना के उसको दूसरे दिन दे देते हैं। सैंपल बनाते हैं, पहले मेरे को दिखाते हैं। सभी फैक्ट्री वाले कारीगर पर दिखाता है कि बाबूजी देख लीजिए ठीक है कि नहीं है। फिर उसको बोलता है कि ठीक नहीं बनी, तुम और ठीक बना इसको। जैसे एग्जाम्पल, एक अभी 3 दिन पहले एक ने काला जाम करके, पहले मतलब बोले काला जाम चाहिए मेरे को। मैं कि बनता था पहले, अपने आप बनता था, दे देंगे। तो बोला अभी तो नहीं बन रहा है, काफी टाइम से, मैं बना देंगे ना। फिर कारीगर को बोला, वो काला जाम बोले तो काला गुलाब जामुन। काला गुलाब जामुन। तो वो काला गुलाब जामुन था, तो वो एक कारीगर ला के दिया। मैं कि ठीक नहीं है, तो इसको दूसरा ढंग से बना। फिर उसको समझाया था, तो वो दूसरा ढंग से बनाया, ठीक बना था। मैं कि और भी ठीक नहीं बना अभी तक। अच्छा, आज जो बनाया एकदम एक्चुअल आया था। मैं कि अभी ये ठीक है, ठीक है बोले। जब क्या है कि इस चीज को, कोई भी चीज नई से नई चीज हो पर समझी हुई रहती है मेरे को। बनाते थे हम, पहले करते थे हर चीज। कोई मैंने शादी ब्याह में कोई कहते हैं कि ये आइटम बना के दे दो, तो वो आइटम बना के देते हैं उनको। अभी भी अगर कोई शादी कर रहा है और वो आप लोगों के पास में आता है, हल्दीराम के पास में आता है कि मुझे ये आइटम चाहिए या इस तरीके की मिठाइयाँ चाहिए, बढ़िया आइटम बना के दो, क्या देते हो बताओ। हाँ, तो हम आइटम बना के। आपकी इतनी बड़ी कंपनी, तो आप तो क्वांटिटी भी आपकी खूब रहती होगी कि इतना चाहिए होगा, इतना ऑर्डर आएगा तभी हम करेंगे। हाँ, नहीं ऑर्डर आता है, हम बना के देते हैं। और आजकल तो हमारे क्या मिठाइयों के काउंटर लगाते हैं। मिठाइयाँ खाते भी बहुत हैं आजकल। मिठाइयाँ कहते हैं लोग नहीं खाते हैं, अभी मिठाइयाँ बहुत खाते हैं। मुझे लगता है कि ये अभी थोड़े दिनों पहले ही दिवाली भी थी, और ये ट्रेंड भी जो है वो हल्दीराम ने ही शुरू किया कि आप हल्दीराम में दिवाली के समय पे आप मिठाई ना खिलाओ, आप ड्राई फ्रूट्स खाओ और ड्राई फ्रूट्स को गिफ्ट के तौर पर भी दो। तो मुझे लगता है कि शुरुआत ही हल्दीराम ने की कि उसको बढ़िया से आप पैकिंग करते हैं और गिफ्ट पैक बनाते हैं, और कि मतलब वो परंपरा भी आप ही लोगों ने शुरू की नागपुर में। तो उसका आइडिया कहाँ से आया कि मतलब इस तरीके की चीजें भी हो सकती है? मतलब दीपावली के मौके पर मिठाई और नमकीन का अल्टरनेट मेवा हो सकता है, ये किस तरीके से सोचा गया? क्या ऐसे पहले क्या था, क्या पहले ये जो मुंबई में है ना, हाँ, मुंबई में क्या होता है, इतना बड़ा डब्बा लेते थे। जैसे रमन बिठल है, इतना बड़ा डब्बा लेते थे, उसमें मतलब 5-7 काजू, 5-7 बादाम, किशमिश, ऐसा का डब्बा, कुछ मिठाई का ऐसा डब्बा बना के देते थे और पैसे दुनिया भर के लेते थे। तो वो देखा तो मैं बोला तो सारे सब पूरा लूटते हैं दुनिया को। अच्छा, अपन मतलब ऐसा नहीं करेंगे। मैं फिर बाद में क्या है, मिठाई का मतलब ड्राई फ्रूट लाया, ड्राई फ्रूट का डब्बा बनाया और उसमें मतलब ड्राई फ्रूट वजन करके देता था कि इतने ग्राम इसमें वजन है, इतना पैसा है। एक्चुअल लोगों को पसंद, बोले माल पूरा मिला, ड्राई फ्रूट भी मिली। तो ये मतलब शायद 10 साल हो गए होंगे मेरे। तो पूरा अब लोगों को मज़ा आने लग गया। फिर बाद में अभी ड्राई फ्रूट और हैम्पर भी चालू किया था, तो हैम्पर भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और अभी और भी मैं अभी बोल के आया हूँ मैं कि अभी अपने को क्या है कि जो रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, हाँ, वो वैसे रिटर्न गिफ्ट का भी ज़्यादा चालू करो। हर एक को रिटर्न गिफ्ट डब्बों में मिलना चाहिए। अच्छा, तो क्या है, बाहर से बहुत आने लगे रिटर्न गिफ्ट, और पत्रिका साथ में आते हैं और भी आते हैं। आजकल मिठाइयाँ बहुत आने, पत्रिका साथ में भी मिठाई आते हैं, डब्बे आते हैं। आजकल पत्रिका बांटने नहीं जाते हैं, एक डब्बा और उसके अंदर पत्रिका डाल देते हैं और पहचान वालों को बेचते हैं। मैं कहा वैसा अपने को भी
चालू करो सब जगह जाएगा, हम्म, तो लोगों को पसंद आता है। हर correct, चीज़ का अभी चलन बढ़ रहा है, हम्म, खर्चे का भी बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है, लोगों को मज़ा भी आ रहा है। पर मार्केट किस तरीके से हो रहा है? मार्केट अच्छा हो मार्केट रहा है अच्छा पहले हो के रहा है, मुकाबले? अच्छा हो रहा है, अच्छा बढ़िया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये हल्दीराम जो आपका ब्रांड है या हल्दीराम का जो नाम है, वो नाम कहाँ से लिया गया? थोड़ा सा अलग और यूनिक नाम ये लगता है कि मतलब हल्दीराम मिठाई वाला। मुझे लगता है कि इसकी नाम की कहानी और शुरुआत की कहानी अगर आप बताएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हल्दीराम आपकी जो कंपनी है उससे जुड़ी हुई कई तरह की किंवदंतियां भी जो है वो बहुत चल रही हैं। मुझे लगता है कि आपका जो बर्डी वाला स्टोर है उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर मेरी स्कूल थी, तो हम दोस्त या एक परंपरागत रूप से सूचनाएं कुछ सामने आती, तो हल्दीराम तो उस समय भी बड़ा प्रसिद्ध था। तो वो कोई एक बच्चा कहानी बता रहा है कि अरे यार ये हल्दीराम का इतना बड़ा स्टोर है, आपको मालूम है पहले यहाँ पे एक छोटी सी दुकान रहती थी, यहाँ से इन्होंने शुरू की और धीरे धीरे करते हुए इतने बड़े जो हैं वो आदमी बन गए। मुझे लगता है कि पहली बार आप किसी कैमरे के सामने आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से ये चीजें जाएंगी लोगों तक कि आखिर हल्दीराम की शुरुआत कैसे हुई, हल्दीराम नाम का ब्रांड नेम रखा जाए इस बारे में किस तरीके से सोचा गया? नहीं नहीं, ये नाम क्या है, नाम तो खैर बचपन का नाम गंगा विशन रखा था। हाँ, पर ये हमारे जो जो जहाँ के ननियाल, हाँ, जो मतलब जहाँ से लड़की पैदा हुई है, जी, उसके जी, मामा ने इनका नाम रखा था हल्दीराम। हल्दीराम। क्योंकि हमारे दादाजी जब पैदा हुए थे तो अच्छे गोरे थे वो, अच्छा, गोरे बहुत थे, तो वहाँ उनके घर में कोई गोरा नहीं था इतना, तो गोरे थे तो सब बोले कि यार हल्दी का टुकड़ा आ गया ये, अच्छा, हल्दी का टुकड़ा आ गया ये। हाँ, सब बोले ये तो हल्दी सरी का दिखता है, हल्दी सरी का दिखता है। हाँ, सब प्यार में हल्दी हल्दी बोलने लगे। हाँ, तो दादाजी जब भी ननियाल जाते थे तो बोले हल्दी हल्दी है। अच्छा, तो वो हल्दीराम फिर बाद में जब स्कूल में एडमिशन किया था, हाँ, मतलब नाम लिखाया था हाँ, मारवाड़ी स्कूल में, हाँ, तो उन्होंने अपना नाम हल्दिया ही लिखा था अच्छा, कि मेरा नाम हल्दिया है। अच्छा, तब से ये नाम पड़ा। बस जब से नाम चालू है हल्दिया, वो दोस्त लोग भी हल्दिया बोलते थे, क्या कोई हल्दीराम बोलते थे दोस्त लोग बड़ा बड़ा, बाकी हल्दिया लिखते थे, खुद ही हल्दिया लिखते थे, अच्छा, खुद भी हल्दिया लिखते थे, नाम भी लिखते थे, साइन करते तो हल्दिया, हल्दिया कंदोई, ऐसा नाम साइन करते थे। तो ये बचपन से उनका नाम पड़ा हुआ है हल्दिया। और जब वो भुजिया बनाने लगे तब से उनका भुजिया इतना बढ़िया बनाया था उन्होंने, पहले भुजिया इतना बढ़िया नहीं बनता था, उन्होंने बहुत बढ़िया भुजिया बनाया, तो लोग जितने भी पैसे वाले हैं वो रहे वहाँ बीकानेर में, तो उनको बहुत पसंद आया, सब उनके नाम से भुजिया लेते थे। तो नाम हो गया हल्दीराम भुजिया वाला। हल्दीराम भुजिया वाला तो बाद में पड़ा, हाँ, पहले हल्दिया के दुकान से भुजिया लाओ, हल्दिया की दुकान से भुजिया लाओ। अच्छा, ऐसा हो गया। हाँ ऐसा है, क्या है कि अपनी दुकान का नाम भी हल्दिया कंदोई रखा था, हल्दिया की दुकान। तो वो हल्दीराम कलकत्ता, हम कलकत्ता गए थे ना 54 में, 54 में कलकत्ता दुकान चालू किया था, 53 में बीकानेर से आके कलकत्ता में गए थे। तो कलकत्ता में फिर बाद में जो बोर्ड लगाया था हमने, तो उसमें हल्दीराम भुजियावाड़ा लिखा था। अच्छा, तो ये दादाजी के समय से नाम आ गया। हाँ, ऐसा नाम दे दिया, हल्दीराम भुजियावाड़ा लिखा था, बोर्ड बनाया था। मेरे चाचा ने वो नाम दिया कि हल्दीराम लिखो, हल्दिया मत लिखो, हल्दीराम भुजियावाड़ा लिखा था। वो नाम फिर बस में चल, हल्दीराम हल्दीराम वो चलने लग गया था। तो आजकल हम देख रहे हैं कि हल्दीराम नाम से जुड़े हुए एक कलकत्ता का ब्रांड है, एक नागपुर का ब्रांड है, एक दिल्ली का ब्रांड है। तो ये किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई? और बीकानेर से हम चालू हुए थे जी, बीकानेर में हमारा काम था जी, बीकानेर से चालू हुआ। तो दादाजी ने फिर बाद में वहाँ मतलब 53 में गए थे, तो उनके दोस्त लोग बोले थे कि हल्दीराम तो यहाँ भुजिया बनाना यार, अच्छा लगेगा, हमको जल्दी मिल जाएगा भुजिया। तो बोले ट्राई करूँगा मैं। तो अपने दोस्त की लड़के की शादी थी, तो उसमें उन्होंने भुजिया बनाया वहाँ दोस्त के यहाँ, भुजिया बनाया, भुजिया पसंद आया सब जितने भी वो मतलब जितने भी वहाँ पैसे वाले थे,
जितने भी मतलब उनके साथ वाले दोस्त लोग थे और लोग थे, बीकानेर के थे सब प्रायकर, सब थे, वो सभी आए थे, सभी ने लोग भुजिया खाए थे। भुजिया खाए तो बोले बहुत बढ़िया भुजिया हो गया है, अब यहाँ काम चालू कर देता हूँ। बोला अभी मैं काम चालू कर दूंगा यहाँ। तो फिर अपने दोस्त को ही बोला था कि कोई जगह दिलवा दे मेरे को कि मैं काम चालू कर लेता हूँ। तो रोज बोलता है काम करो अभी कर लेता हूँ। तो फिर बाद में 53 में उन्होंने जगह दिला दिया था कलकत्ता में। वो भी जगह दुकान नहीं थी, एक मकान दिलवा दिया था। उसमें फिर हमने मतलब जो भी बच्ची लगा के भुजिया चालू किया था, फिर बेचने लग गए थे लोग। मतलब तुल्ला पट्टी में जो थी उनकी मारवाड़ी की दुकान थी, तो वहाँ भुजिया ले जाके बीकानेर का भुजिया करके बेचते थे कि बीकानेर का भुजिया है, बीकानेर। कलकत्ता भी पहले बीकानेर से भुजिया जाता था। अच्छा। तो वहाँ फिर बाद में लोग वहीं का भुजिया बेचने लगे, उसको बोल कर बीकानेर वहीं का भुजिया था और बीकानेर का बोल के बेचते थे, चलता था उनका वैसा। तो ये आपकी याद में था, मतलब उस समय आपकी याद में था ये सारी चीजें, और आप अपने व्यापार को ज्वाइन कर चुके थे। तो नहीं, व्यापार ज्वाइन कर चुका था। उस टाइम हम कलकत्ता बेचते थे जी। फिर बाद में 54 में जब वहाँ भुजिया बनाया था ना, तो फिर मतलब वहाँ भुजिया फिर चालू हो गया था। भुजिया लोगों को पसंद आने लग गया, सब आम रफा भुजिया बिकने लग गया मेरी दुकान से। लोग बहुत पसंद करते थे, खाते थे। और फिर और भी नमकीन बनाया मैंने वहाँ पर। मैं चला गया था कलकत्ता में, फिर और भी नमकीन बनाया था काफ़ी 2 बार, काफ़ी तरह का नमकीन बनाया था। और भी मतलब देखता था मैं इधर उधर, गुजराती आइटम भी देखा तो गुजराती बनाया था, और भी बनाया था काफ़ी। कभी कचौड़ी समोसा भी बनाना चालू कर दिया था, और काफ़ी मतलब वैरायटी बढ़ा दिया। तो फिर नागपुर आपको आपके दादाजी ने कहा कि आप नागपुर जाओ और नागपुर में आप व्यापार शुरू करो। मेरे को बोले तुम नागपुर जाओ, नागपुर में डाला। मैं ठीक है, पर नागपुर कैसा चुना पता नहीं, उनको कैसे दिमाग में आया पता नहीं। या आपके लिए हो सकता है कि नियति ने तय कर दिया हो नागपुर। बस भगवान ने दिया, उनके माइंड में आया और मेरे को ऑर्डर दे दिया, और मैं दादाजी का ऑर्डर मान के आ गया। ठीक है। तो अब ये जो हम देखते हैं कि अब तो हालांकि सारा जो पूरा देश भर में हल्दीराम ग्रुप है, या विश्व में जो हल्दीराम ग्रुप है, वो एक हो गया है। लेकिन ये 3 जगहों से हल्दीराम की अलग अलग तरह की ब्रांचेस होना, ये किस तरीके से था, और इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं तो हमारे दर्शक और ज्यादा जो है वो जान पाएंगे कंपनी के बारे में। कि बीकानेर में तो मेरी दुकान थी जी। बीकानेर में भुजिया पहले फेमस था, बीकानेर से तो जी। बीकानेर में हम फेमस थे। बीकानेर से हम कलकत्ता बेचते थे, आसाम बेचते थे, होलसेल में मार्केट भी करते थे, लोकल भी बिकता था, को भी बिकता। बीकानेर से हम चल के कलकत्ता आए। कलकत्ता में हमने हमारा नमकीन का काम किया और किया था। फिर कलकत्ता से मतलब मेरे को नागपुर भेजे। नागपुर में मैं फिर शायद मतलब भुजिया का सेटिंग बाद में हुआ, पहले मिठाई से सेटिंग किया था। अच्छा। क्योंकि ये भुजिया का इतना समझा नहीं था, तो मिठाई से सेटिंग किया था मैंने। मिठाई की सेटिंग से काजू कतली चालू किया था। फिर काजू कतली के बाद भी मैंने पहले सोचा, थोड़ा साल के बाद में सोचा कि कलकत्ते में सोन पापड़ी बनती है। अच्छा। एक जगह। हाँ। तो मैंने सोन पापड़ी लाया था, तो सोन पापड़ी इतनी पसंद आई यहाँ कि लोगों को बहुत पसंद आई। मैं बोला ये चालू करो। अब तो नागपुर की पहचान एक तरीके से सोन पापड़ी हो गई है। नागपुर की क्या वर्ल्ड फेमस हो गई सोन पापड़ी। इतनी बनने लग गई है, इतनी बिकने लग गई है। और सोन पापड़ी चालू किया था। उसके बीच में और भी मैंने अब क्या है कि काफ़ी वैरायटियाँ बढ़ा दी। कलकत्ते देख के वैरायटियाँ भी बढ़ाई, तो लोगों को बहुत पसंद आई क्या। और मैंने फिर बाद में थोड़ा सा और उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके मैंने फिर संतरा बर्फी निकाला। अच्छा। वो भी लोगों को बहुत पसंद है अभी तक। वो संतरा बर्फी अभी तक मतलब मेरे मतलब नहीं बना पा रहे हैं लोग, कोशिश बहुत किए थे, सेट नहीं हो रही है उनकी। तो संतरा बर्फी में मेरा अभी राज मेरे पास ही है। हल्दीराम के पास में संतरा बर्फी का राज है। और संतरा बर्फी की भी पहचान एक तरीके से, आप आजकल आप कहीं अगर बाहर जाएं तो ये पता चले कि ये नागपुर गए तो लोग सबसे पहले मंगाते हैं कि संतरा बर्फी मंगाओ, संतरा बर्फी मंगाओ। संतरा बर्फी बहुत प्यारा है। और बाकी और फिर बाद में मैंने क्या है कि मेरा मन दिल्ली में मेरा मन कर रहा था कि दिल्ली में दुकान करना है। तो मैं जब दिल्ली जाता था ना, तो मैं दुकानें मतलब 73 से दुकानें देखना चालू कर दिया था दिल्ली में। तो मैं
माल खरीदने भी जाता था और दुकान भी देखता था दलाल को बोल के। तो एक दुकान में सौदा भी किया था फतेहपुरी रोड पर। तो वो सौदा भी हो गया था, पैसे भी दे दिए थे, पर वो पैसे खा गया, सौदा मिला नहीं मेरे को। फिर और भी दुकानें देखा था मैंने, टाइम पे वो मतलब दिए नहीं हो। ऐसा करते टाइम पास होता गया। 6-7 साल बीत गए। मैं बोला तो भी छोड़ा नहीं, पीछा नहीं छोड़ा। मेरे को दिल्ली जाना ही पड़ता था और देखता था और करता था। ऐसा करके फिर बाद में मेरा भाई बीकानेर से आया था। वो बोले क्या भाई साहब दुकानें देखना बंद कर दिया? मैं नहीं देखना बंद नहीं किया, चालू है, तुमको कोई समझ में आती है तुम देख लो। तो 81 में एक दुकान उनको समझ में आई, चांदनी चौक फुहारे पे। कोई दूसरा दलाल बताया था उसको। तो भाई साहब चांदनी चौक फुहारे पे दुकान है, बढ़िया दुकान, तो अच्छी मौके की है। मैं कह चांदनी चौक फुहारा तो फेमस है, दिल्ली का नाज है, बहुत बढ़िया है। कि दुकान छोटी है, बोले 8 फुट की है और लंबी 30 फुट की है, पैसा बहुत मांग रहा है, क्या करूं बोलो। 10 लाख रुपया मांग रहा है। और उस टाइम हमारे पास 10 लाख रुपये थे नहीं, बीकानेर भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं था। तो भी मैं सोचा मैं यार दुकान का सौदा, दुकान बहुत बढ़िया है, मौके की है, कर लेता हूँ। बोले पैसे का फिर मैं क्या सोचेंगे, तुम कर तो ले, दुकान का एडवांस टोकन दे दिया उसको, बस एक ही बात कर। उसने टोकन दे दिया 81 में, टोकन दे दिया। फिर 2-4 यहाँ मेरा काम था, 2-4 महीने बाद मैं गया था। तो बोले अब देखा कि नहीं देखा? मैं क्या देखा जाएगा। तो वहाँ फिर जाने के बाद में मैं उसको बोला दुकान देना है क्या? कि देनी है, आपको भी देना है। मैं फिर बोला ठीक है, तुम्हें महीने भर में हम पैसा दे देंगे। अब ऑफिस से बाहर निकले तो उस बोले सोचने लगे कि पैसा कैसे लाएंगे। मैं क्या देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं कि तू ऐसा कर, बीकानेर में क्या सर्च करता है, थोड़ा बहुत तू सर्च कर ले, बाकी नागपुर में सर्च करके मिल के दे देते हैं। ऐसा करके हमने दोनों जगह मिला के सर्च करके दे दिया। 6-7 साढ़े 6 लाख कलकत्ता नागपुर से ले गया, जो 2.5-3 लाख वहाँ से आया। सर्च के 10 लाख रुपये उनको दे दिए। मैं क्या भाई दुकान होगी अपनी, फिर अब चालू करना है। तो थोड़ा 82 में एशियाड लगा था, उसमें मेरे मतलब क्या है कि बीकानेर में कुछ गुंडे घुस गए थे मकान में। तो मेरे भाई को मारा था, खून आ गया था और डर गए थे वो। तो फिर गुंडे पकड़े भी गए, भाग गए। फिर उनका इलाज हो गया और हो गया। तो फिर मैं मतलब बोला कि अब मैं कि दुकान चालू करना है। तो मेरे भाई ने बोला भाई साहब आप ही कर लो क्या, अब मैं तो डर लगता है मेरे को। तो फिर मैंने 82 में आके फिर बाद में मैंने दुकान बनाया था दिल्ली में। और मैं दुकान बनाया था पहले, मिठाई दिल्ली में चलती नहीं थी, कोई मिठाई बहुत कम चलती थी। मिठाई तो चलती, बढ़िया मिठाई बनती थी, पर कैसी, जैसे पिस्ता लॉज है, बादाम में, और मैसूर पाक है, और सोन हलवा है, और पिन्नी है, और घी की मिठाइयाँ जितनी भी है ये चलती थी। कराची हलवा है और सोन हलवा है, ये मिठाइयाँ जितनी भी है यही चलती थी और यही बिकती थी। घी की दाल मोठ है, घी की भुजिया है, ये चलती थी। तो इसमें चांदनी चौक में सिर्फ आप समझो तो मुश्किल से 5 दुकानें थी। एक घंटे वाला, कंवर जी, और इधर में एक कराची हलवे वाला मोहनलाल, और इधर में मतलब ये सामने दुकान थी ये मिठाई की, और नाम भूल गया मेरे को, और एक दुकान और थी। 5 दुकानें थी, मिठाई यही बिकती थी। तो मैं कि मिठाई तो ये बनती नहीं है, क्या बेचेंगे। बादाम की लॉज बनती थी और बनती थी। तो मैं मतलब शुरुआत में मैंने क्या किया कि वहाँ वो मिठाई वाले क्या करते थे, मतलब जो काउंटर आड़े सामने लगाते थे, लकड़ी का बना हुआ, और बस 100 दार भी नहीं लगाते थे, थालियाँ लग देते थे और मिठाई बेच लेते थे, शांति से रहते थे। मैंने क्या किया कि मतलब वहाँ पर चेंज कर दिया। वहाँ मेरा मतलब काउंटर, बहुत खड़े काउंटर बनाए जिसमें मिठाई 100 दिखे,
और बंगाली मिठाइयाँ चालू किया था वहाँ पर। जो नागपुर में पहले चालू किया था ना, वैसे बंगाली मिठाई चालू किया था। लोगों को बहुत पसंद आई शुरुआत से ही। जिस दिन से ओपनिंग किया था तब से ही पसंद आई कि वाह क्या मिठाइयाँ बनाया आपने, तो बहुत बढ़िया लग रही है हमको। तो नमकीन भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं आपके, नमकीन क्या और क्या, समोसा क्या, बहुत पसंद किया था। तो एक ने मेरे ने बोला था कि ऐसी दुकान चलेगी नहीं आपकी। मैं कह देखो चलेगी, नहीं चलेगी तो देखेंगे बाद में। तो वो दुकान में हमारी देख के मिठाई लोगों को पसंद आती गई, और मिठाइयाँ मतलब फिर बाद में जो हमारा कंसेप्ट देख के फिर जो बनाने लगे हलवाई लोग, पुरानी मिठाइयाँ जितनी भी थी जो दुकान वाले वो सब बंद कर दिए, उनकी चली नहीं। फिर नई दुकानें जो चालू किया था उन्होंने हमारे ढंग से जो मिठाइयाँ बनाई है उनकी चल रही है अभी। अच्छा, अभी वो थोड़ा चालू किया उन्होंने। तो मिठाई का कंसेप्ट भी दिल्ली में 83 से चालू हुआ, ये सोच के चलो। और इसी इतना समय चालू हुआ कि पूछो नहीं। और नागपुर में आपने अपने व्यापार को स्थापित किया, और दिल्ली में आपने आपके व्यापार को स्थापित किया, कलकत्ता में आपने आपके व्यापार पहले से स्थापित था, बीकानेर में स्थापित था। तो जितना भी हल्दीराम का ग्रुप हम देश भर में देखते हैं, उसको एक तरीके से विस्तार देने का काम या पंख देने का काम आपने किया। बाद में फिर ये हुआ कि दो अलग अलग ग्रुप बन गए। देश के आधे हिस्से में नागपुर ग्रुप बिजनेस करने लगा, देश के आधे हिस्से में दिल्ली वाला ग्रुप बिजनेस करने लगा, और अब इस तरीके से सुखद संयोग बना है कि कंपनी जो है एक साथ फिर इकट्ठी हुई है, और अब आप साथ में और ये साथ में पहले भी थे। हाँ, एक जगह ही हम मतलब, क्योंकि ये भी बड़ा सुनाई देता था कि यार एक हल्दीराम ग्रुप का कोई ब्रांड है जो कलकत्ता से निकलता है, एक दिल्ली से निकलता है, एक नागपुर से निकलता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा, इसका इतिहास के बारे में, तो लोगों को और अच्छे तरीके से थोड़ा सा कंपनी के बारे में पता चल पाएगा। कैसा कि एक ग्रुप कोई हल्दीराम का ही जो है माल कोई कंपनी कलकत्ता में बना रही है, कोई दिल्ली से कोई कंपनी बना रही है हल्दीराम नाम से, कोई नागपुर के नाम से बना रही है, और हर जगह पे इन 3 कंपनियों का माल जा रहा है, जबकि नाम एक ही है, हल्दीराम। नहीं क्या है कि मतलब हम तो मतलब बीकानेर और दिल्ली और नागपुर जी, ये तीनों हम 4 भाई हैं जी। 2 दिल्ली रहते हैं, एक बीकानेर रहता है। दिल्ली वाले ने क्या पहले हल्दीराम था नाम, फिर बाद में वो क्या है कि हमारे कलकत्ते वाले भाई ने केस कर दिया। केस के कारण क्या है कि वो डर गया था, तो उन्होंने नाम बीकाजी रख दिया उसने। मैं कि बीकाजी मत रखो, हल्दीराम ही रखने दो, चालू रखो, तुम डरो मत। नहीं, बोले मेरा डर लगता है, बीकाजी किया है। बीकाजी कर लिया तो बीकाजी के नाम से चालू किया था। पर हमारी क्या है कि एक सोच थी कि जो माल जिसके पास में जो राज्य पड़ता है उसी राज्य में माल अपना अपना भेजो। जैसे मेरे मतलब एमपी मेरे पास में था, एमपी है, महाराष्ट्र है, और इधर में साउथ है, तो मैं उड़ीसा है, मैं इधर में माल का ध्यान देता था कि इधर में अपना डेवलप करो, माल भेजो सबको, इधर में डेवलप होना चाहिए। वो उधर में डेवलप करते थे। और कलकत्ता वाले जो वेस्ट बंगाल में थे वो पहले से वहीं पर काम करते थे, वहीं भेजते थे। और आसाम वगैरह सब हमारे बीकानेर से जाता था, आसाम वगैरह सब जितना बीकानेर से जाता था, तो वो वैसे ही मतलब काम चलता रहता था। कोई उसमें तीनों में से कोई हमारा डिस्टर्ब नहीं था, सब अपना अपना माल बेचते थे, अपना अपना। हल्दीराम वही हल्दीराम भाई था वो बीकाजी किए तो बीकाजी के नाम से चलने लगे था। पर ये जो बिजनेस को जो पूरा विस्तार मिला वो आप ही ने सब जगह सेट किया, और आप चारों भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसलिए आपने लंबे समय के बाद में ये इनिशिएटिव भी लिया कि हल्दीराम ब्रांड जो है और जो अलग अलग अपना व्यापार कर रहे हैं वो सब एक साथ आए और एक साथ मर्ज हो। इसकी कहानी किस तरीके से शुरू हुई और इसकी किस तरीके से शुरुआत हुई, और कैसे आपने इनिशिएटिव लिया, कैसे आपने प्रयास किया कि सारे जो देश भर में फैले हुए हल्दीराम के ग्रुप हैं वो साथ आए? क्या है कि शुरू से तो मतलब जब नागपुर आया था तो हम सब भाई साथ में थे, दादाजी हमारे साथ में थे और सभी साथ में थे। फिर कलकत्ता से मैं नागपुर आया, कलकत्ता में काम करने लगे। फिर कलकत्ता वालों को लगे कि मतलब ये कोई इनका मेरे भाई का कोई आदमी नहीं आ रहा है, तो मैं मतलब फिर उन्होंने बोला कि भाई अपने यहाँ से जो थोड़ा पार्टनरशिप पे वो निकाल लेते हैं, आप अपना बीकानेर में काम करो, मैं कलकत्ता में काम करूँगा। तो मेरे बाबूजी कहता ठीक है कोई बात नहीं है, तो उन्होंने अपना कलकत्ता में काम करने लगे, हमारे बीकानेर में।
काम करने लगे। तो 75 में जब उन्होंने पार्टीशन किया था तब हम मतलब बीकानेर का काम को बढ़ाना चालू किया था और ज़्यादा बढ़ाना चालू कर दिया था और ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया कि बहुत ज़्यादा मतलब सब जगह माल और ज़्यादा डिस्पेच करना और करना। तो इससे हमारी मतलब ग्रोथ बढ़ती गई। तो बीकानेर वाले भाई जो हैं वो आपके साथ में ही रहे? साथ में थे, हम चारों भाई साथ में थे जी, चारों भाई साथ में थे। पर बिजनेस सबका अलग अलग था। बीकानेर मतलब मेरा भाई एक छोटा था मधु, वो नागपुर बुला लिया था मैंने कहा तू नागपुर में पढ़ाई भी कर ले और साथ में ही रहे। तो तीनों भाई वहीं पर थे, 2 भाई वहीं थे और मैं भी नागपुर था। ऐसा करके मतलब 75 से मतलब और बीकानेर वाले बढ़ाने लगे, मेरा भाई वगैरह दोनों, और हम भी बढ़ाने लगे। फिर 82 में फिर मतलब 83 में दिल्ली का काम भी चालू कर दिया था और उसके बीच में मैंने यहाँ पर भी दुकान बढ़ा लिया था नागपुर में। एक तो सरोज टाकीज के पास में दुकान बढ़ाया था 77 में, और फिर मतलब बर्डी में एक दुकान 80 में और मिल गई मेरे को, वो भी बढ़ा दिया था मैंने। और बीकानेर में उन्होंने मतलब एक दुकान स्टेशन पे ले लिया था, 2 दुकान हो गई और बाकी से होलसेल काम अच्छा करने लगे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगे थे। तो इसके बाद में हमने मतलब जो आगे क्रीम चलता रहा, फिर दिल्ली में दुकान कर लिया था। दिल्ली में दुकान करने के बाद में जो मतलब हम क्रांति लाए इस चीज़ में कि दिल्ली से काम 83 से चालू हुआ था और फिर बाद में काम बढ़ाया और उसके बाद में हमने फिर फैक्ट्री भी देख लिया था। और उसके बाद में फिर हम जो चालू हुए थे मतलब एग्जीबिशन देखने के लिए फॉरेन जाने लगे और लाने लगे। तो उसमें एक ने बोला था चलो फॉरेन चलते हैं, मशीन दिखाएंगे और दिखाएंगे। तो मशीनें भी लाना चालू कर दिया था। मशीनें भी सिखाया हमने, अंग्रेजों को बताया था कि ऐसा बनाओ, ऐसी चीज़ चाहिए। तो आज उन्होंने मशीनों में भी मतलब जैसा बनाया, जैसा हम बोलते थे वैसा बनाया। तो आज मशीनें भी इतनी बढ़ गई है कि पूछो नहीं, हर चीज़ की मशीनें काफ़ी बढ़ गई है। अब सारी कंपनी जो है हल्दीराम एक हो गई है और सबका अपना अपना प्रॉफिट शेयर है और इस तरीके से जो है वो विस्तार आप लोग दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बड़ी चर्चा हुई कि हल्दीराम ग्रुप ने अपने कुछ शेयर किसी बाहर की कंपनी को बेचे और उसको लेकर भी बड़ी चर्चा हुई। इस तरीके से शेयर्स बेचने वाले, मुझे लगता है कि आप की जो उम्र है, अगर आप बता रहे हैं 87 की है, लेकिन मैं एक चीज ये भी आपसे बातचीत करते हुए महसूस कर रहा हूँ, ये हल्दीराम के बारे में जब हम उसकी यात्रा को देखते हैं कंपनी की, तो हम ये देख रहे हैं कि समय के हिसाब से हल्दीराम अपने आप को बदल भी रहा है, चेंज कर रहा है और वक्त के हिसाब से अपने बिजनेस को मोल्ड भी कर रहा है। और अभी आप जल्द ही जो है वो IPO भी लाने की तैयारी कर रहे हैं। हम क्या है कि मतलब हमारे पीछे काफ़ी सालों से 4-5 सालों से कंपनियां पीछे लगी हुई थी। कुछ शेयर हमको दे दो, कुछ शेयर दे दो, एबिटा इतना दे देंगे, एबिटा इतना दे देंगे, पीछे लगे हुए थे हम, काम बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, पैसे ले लो हमसे। तो हम मतलब बातचीत करते रहते थे और करते रहते, दर मुलाई करते रहते थे। आखिर में हमने मतलब क्या है कि दर मुलाई करते करते हमारी रेट हाईएस्ट में आ गई थी, हाईएस्ट में रेट आ गई थी, एबिटा हाईएस्ट में आ गया था। तो हम विचार किए थे मेरे भाई ने कि मतलब कैसा क्या करना, मेरे से विचार किया था मैं कि अब रेट हाईएस्ट आ गई तो एक बार थोड़ा बहुत शेयर दे देना चाहिए, पैसे ले लेना चाहिए अपने को, तो और काम बढ़ाने में आसान ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बोल के हमने 15% का मतलब 2 कंपनियों को हमने शेयर दे दिया। उसके बाद में सोचा कि इनको शेयर तो दे दिया, तो उनका मतलब अभी तो शेयर देना ही है, हमारा शेयर मर्ज हो गई, हम कंपनी भी मर्ज हो गई है और शेयर भी दे दिया हमने। अब इसका IPO ला के उनको भी हिसाब बनाना है कि उनको भी पैसा देना पड़ेगा ना वापस, लेकिन वो पैसा ऐसे मुफ्त में तो दिया नहीं हमको, तो अपना मतलब इंटरेस्ट लेके प्रॉफिट लेके अलग होता है। तो हम IPO लाएंगे, IPO में हमको भाव अच्छा मिल जाएगा भगवान की कृपा से, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। IPO 1 साल में आ जाएगा। ये जो 15% शेयर बेचा कंपनी ने, वो कितने में बेचा? 15% शेयर हमने मतलब एबिटा मतलब लिया था हमने, ऐसा समझो कि 15% में मतलब हमको 1 लाख करोड़ आ गया। 1 लाख करोड़ आ गया। कंपनी का वैल्यूएशन भी अच्छा हो गया। मतलब एक चीज ये भी है कि एक परिवार जो साथ में कंपनी को शुरू कर रहा है
बाद में फिर वो अलग हो जा रहा है और फिर जब साथ आ रहा है और उसके बाद में कंपनी का वैल्यू कितने गुना बढ़ जा रहा है। और हल्दीराम ग्रुप सब साथ आए, चूंकि आप बड़े भाई थे इसलिए बड़े भाई को कई बारी जो है अपने तरह के प्रयास करने होते परिवार को एक रखने का, वो आपने किया और उसका बेहतर जो एक तरीके से रिटर्न है वो भी कंपनी को मिला। हाँ, क्या है कि एक एक की सोच होती है जी। कोई भाई तो क्या है कि हर चीज के लिए पैसों के लिए लड़ता है, जमीन के लिए लड़ता है, कोई और की चीज के लिए लड़ता है। भाइयों में क्या है, संपत्ति कम होती है, हर चीज में लड़ते रहते हैं। कोई जमीन के बदले में झगड़ा करेंगे, कोई पैसे के बदले में झगड़ा करेंगे, तो तुम्हारे पास कम है मेरे पास ज्यादा है, वो है ये, कम बंटवारे में फैसला झगड़ा करेंगे और करेंगे। पर हमारे बाबूजी के जाने के बाद में मैंने कभी ये चीज सोचा नहीं था कि मतलब बीकानेर वाले के पास बीकानेर में ज़मीन ज़्यादा है, वो उसका क्यों, वो उसको क्यों, मैं ज़मीन तो सभी मिले के लिया है, हमारा भी हक होता है नहीं होता है। या दिल्ली में मतलब हम दिल्ली में तो नए नए किए थे, बीकानेर में ज़मीनें थी, मेरे बाबूजी ने बोला भी था कि बीकानेर में ज़मीनें पड़ी है तो कैसा क्या करना है। मैं कहता आप चिंता मत करो, आप आराम से जाइए, हम सोच लेंगे। तो मैंने बोला भाई देखो भाई, तो बीकानेर में ज़मीनें पड़ी है ना, जो पड़ी है सो पड़ी है, किसी के नाम से हो, जो तेरे पास है वो तेरे पास है, हमारे पास जो नागपुर में है वो हमारे पास है, जरूरत पड़े तो मेरे से मांग लेना, संकोच मत करना, जो भी पैसे वैसे की जरूरत पड़े तो ले लेना, संकोच मत करना, कोई कमी नहीं है अपने पास। दिल्ली वाले को बोला तुम्हारा काम कर रहे हो, खुश हो रहो, इसमें और बढ़ाना है काम को, ऐसा करके सोचते हैं हम तो, कि हम झगड़ा करके सोचते नहीं। मैं झगड़ा करूँ तो झगड़ा ही झगड़ा है, आप पैसे के लिए झगड़ा करो, जमीन के लिए झगड़ा करो तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आएंगे। कैसा रहना चाहिए भाइयों को, आपके अनुभव से आप क्या बताते हैं कि प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, अच्छा ढंग से रहना चाहिए। तो ये मेरी सोच है कि प्रेम से रहोगे, हरे के साथ प्रेम से रहो, खुश रहो, हरे कोई प्रेम करेगा खुश रखेगा। झगड़ा तो मतलब बहुत होता है, झगड़ा करने से तो मतलब डायरेक्ट होता है। हम झगड़ा इसलिए नहीं करते हैं किसी से भी, कोई चीज़ से भी कोई चीज़ का झगड़ा नहीं करते हैं। व्यापारी भी हमारे से खुश रहता है, हर कोई आदमी खुश रहता है, क्योंकि हम झगड़े की मतलब कुछ सोचते ही नहीं है। झगड़ा सोचे तो सब कुछ होता है, नहीं तो सोचना नहीं है। इसलिए हमारे भाइयों में भी प्रेम है, परिवार में भी प्रेम है, हम परिवार वालों से प्रेम से रखते हैं। ये नहीं कि मेरे परिवार वाले, मेरे चाचा ने मेरे चाचा के लड़के ने झगड़ा किया है तो भी हम उसको बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तू कर लिया ना, आप तो कोई खास बात नहीं, तेरे को तकलीफ है तो मेरे को बता देना। तो ये तो आप बड़े होने का धर्म निभा रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा होने का यही है कि बिल्कुल हम तकलीफ नहीं देते किसी को भी। और हमारा परिवार भी, अब की बीकानेर में 2 साल पहले हम पूरा परिवार को इकट्ठा किए थे। हमारी सोच थी कि भाई अभी जो कुछ हो गया, अब ये अपने हल्दीराम परिवार को इकट्ठा करें। क्या है कि बहुत दूर दूर फैल गए, तो अब शादियाँ में जाने आनी बंद हो गई थी क्योंकि झगड़ा करने की वजह से। अब झगड़ा बड़ा सब खत्म हो गया अपना, तो क्या ना सबको इकट्ठा करके एक समझ में आवे है, इकट्ठा कर लेते हैं और एक दूसरे से मिल लेते हैं। फिर मैंने इकट्ठा किया था सबको, मैं सब इकट्ठा करके सबको मेरी इच्छा से खर्चा करके सबको मैंने मतलब एक मतलब अच्छी गिफ्ट, सोने चांदी की गिफ्ट बना के दिया था, ये निशान दिया था कि तुम रखो, ले जाओ, खुश रहो। खूब खाना खिलाया था, खूब रखे थे, खूब बीकानेर में खूब मजा किया था कि भाई साहब आपने तो खूब सब कुछ मतलब हमारा जीत लिया प्रेम। आप ये बात कर रहे हैं, शायद दर्शक कैमरे की फ्रेम से ना देख पाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों में आंसू है। तो इस तरीके से जीवन की यात्राएं रहती हैं। कितने करोड़ का आपका बिजनेस का पूरा एम्पायर होगा, अगर आपको याद हो कि मतलब इतने करोड़ के नेटवर्थ की मेरी कंपनी है, अगर आप अभी क्या सोचने वाले तो बहुत लंबा सोचते हैं, कभी कुछ कितना सोचते हैं, अब चलता रहता है। अभी तो क्या है सब, फिर भी एक अंदाजन अगर हम समझना चाहेंगे कि ये वैल्यूएशन होगी, अभी क्या सोचो, मतलब इस तरह कोई मतलब है नहीं। क्या है कि 1 लाख करोड़ में तो वो आ गए पैसे, तो उससे ज्यादा ही समझो ना कुछ। इतना पैसा कमाने के बाद में भी शिव किशन अग्रवाल जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जीवन में? मतलब रिश्ते, सबसे महत्वपूर्ण जीवन, साथ रहना, पैसे, सबसे महत्वपूर्ण जीवन यही है, एकदम अच्छे ढंग से रहना, शांति से रहना और खुश होकर रहना।
किसी से कोई तरह का मतलब बर्ताव, गलत बर्ताव नहीं करना। क्या और कोई मतलब साथ में लेके आया नहीं। कोई कहते हैं कि भाई तुम अभी साथ में तो ले जाओगे नहीं। मैं क्यों, साथ में तो हम कर्म ले जाएंगे अपना। वो कमा रहा हूँ वही ले जाऊंगा मैं, जो कर्म कमा रहा हूँ ना वही ले जाऊंगा मैं साथ में, और कुछ मेरे को ले जाना नहीं है। सो भगवान तो दे रखा है हमको, साथ में वही ले जाएगा हमको। तो पैसे का कितना महत्व होता है या कितना महत्व रखना चाहिए? आज कल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग पैसे की तरफ में बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, ओवर थिंकिंग पे बहुत ज्यादा सोचते हैं, ध्यान देते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में पैसा, और कितना महत्वपूर्ण रहना चाहिए? हालांकि एक तरीके से जब हम ऐसी परंपरा से आते हैं जहाँ पे हमारी डेस्टिनी भी होती है, जहाँ पे हमारा प्रारब्ध भी होता है। बहुत सारे लोग प्रारब्ध पे बहुत यकीन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये है कि कुछ चीजें प्रारब्ध में अगर तय हैं तो वो आपके पास में आएंगी। ईश्वर ने आपके लिए रच रखा है तो वो आपके पास में आएगा। संभव है कि आप भी इस तरीके की सोच रखते हो या नहीं रखते हो, तो आप वो भी बता दीजिए। पर पैसा कितना महत्वपूर्ण रहता है या पैसे को कितना महत्व देना चाहिए? देखो, ज़्यादा पैसे का महत्वपूर्ण कोई काम नहीं आता। महत्वपूर्ण तो इतना ही सोचना चाहिए कि अपने को पैसा कमाना चाहिए। इंसान का धर्म है पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमा के पैसा को मतलब अच्छी जगह लगाना भी चाहिए, ये भी इंसान का धर्म है। अच्छी जगह लगाना भी चाहिए और जगह सोचना भी चाहिए। आदमी के प्रति भी सोचना चाहिए कि कैसा क्या करना है, उसके क्या सुख दुख का भी सोचना चाहिए। सामने वाला को भी सुख दुख सोचना चाहिए। कोई आता है ना तो उसको नाराज करके जाने में देने में फायदा नहीं है। उसका सोच के काम करना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसा भी है उसको कर देना चाहिए। मेरी सोच तो हमेशा ये रहती है कि अपने को जैसा भी आता है ना, शांतिपूर्वक से बात करते हैं, शांतिपूर्वक से जवाब देते हैं और अच्छा सोचते हैं। किसी का मतलब कहते भी है कि भाई झगड़ा करने फायदा नहीं है, देखो ऐसे निपटवा देते हैं। और हमने झगड़ा निपटाया भी है, ये नहीं कि नहीं निपटाया है। आपस में बाया में झगड़ा निपटाया हमने। कोई कहता है कि अब कोई हमारे रिश्तेदारों भी आ गए कि आप थोड़ा हमारा ध्यान करो ना, निपटा दो ना। तो हमने उसको मतलब पूछ के भाई क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, क्यों कर रहे हो इतना, कि मेरा इतना पैसा लेना है, इतना पैसा नहीं लेना है। पैसा मिलने से तुम ठीक हो जाओगे क्या? क्या नहीं, मैं मेरा काम कर लूँगा, वो अपना काम कर लेगा। तो उसको पैसा भी दिया हमने कि ले तुम्हारा पैसा मिलता इतना इसके पास नहीं है ना, तू ले जा, मेरे से ले जा, तुम ठीक है ना, ख़त्म करो इस बात को। हमने इतने भी झगड़े बहुत निपटाए। नया जो आदमी है, जो व्यापार करना चाहता हो, जो नया उद्यमी बनना चाहता हो, उसको आपकी क्या सबसे बड़ी सीख है? हाँ, जो नया व्यक्ति है, कोई युवा है, वो अगर उद्योग करना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? आपने इतने लंबे समय तक व्यापार किया है, आप ऐसी कौन सी सीख है जो उन्हें देना चाहेंगे कि ये जरूरी है अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं? तो ये कोई व्यापार वो बोलता है कि मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, उसको मेरे से पूछता है तो मेरे को वो व्यापार समझ में आता है, तो उसको बोलता हूँ कि ठीक है, ये व्यापार करने में कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा ये फायदा है, इसी ढंग से काम करो तो ठीक रहेगा। और नहीं समझ में आता है तो बोले इसमें मत तुम काम करो, नहीं तो नुकसान में आ जाओगे। तुम दूसरा कोई सोचो और बताओ। ये और भी बताते हैं, व्यापार हम बताते हैं कि ऐसा काम कर लो तो फायदा रहेगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। अब बहुत से आदमियों को हमने व्यापार करा भी है, एक नहीं कराया, व्यापार भी कराया। कौन सा गुण सबसे जरूरी है कि ये गुण होना चाहिए अच्छा व्यापारी बनने के लिए? अच्छा व्यापारी के बनने के लिए क्या होता है कि एक तो उसके मतलब जो उसके कर्म मेहनत है वो करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है अच्छी मतलब सोच रखनी चाहिए कि कैसा क्या मेरे को काम करना है, और वो काम करे ना तो उसी ध्यान से करते काम करना चाहिए, तो सब आगे बढ़ता है। हमारे पास बहुत से ऐसे आदमी हैं जो हमारे बच्चों के दोस्त भी है और भी है, जो कोई कहता है कि काम करवाना थोड़ा, तो उनको किसी को बोला तुम ये प्लास्टिक डब्बे बनाना चालू करो, ये मशीन मिलती है या बनती है, तो प्लास्टिक डब्बे बनाओ, हम लेते रहेंगे। किसी को बोला भाई तुम ये मिठाई के डब्बे बनाओ, ये मशीनें मिलती है, ये डब्बे बनाना चालू करो, तो वो डब्बा ही बनाता है, पैसे कमाता है, खूब खुश रहता है। मतलब ये प्लास्टिक डब्बे भी बनाना पड़े, हमने 3-4 जनों को दिया है। कोई कहता है कि हमको लेमिनेट मतलब कैसा क्या करना, तो वो तो लेमिनेट की प्रिंट की मशीन लगा लो, लेमिनेट प्रिंट करके देते जाओ, इसी भी तरह का काम होता है। उसमें ही लोग बहुत घुस गए, रिश्तेदार घुस गए और घुस गए,
हम तो जो चीज़ हमारे मतलब बनती है, जो चीज़ हमको ज़रूरत होती है वो आते हैं, हमको समझा देते हैं, वो करता है और सक्सेस हो जाता है, पैसे कमाता है। आपकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो आप ये भी बता रहे हैं, कर्म बता रहे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप मेहनत भी बता रहे हैं। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? और जब हम बातचीत की शुरुआत कर रहे थे तो उस समय आपने बताया था कि आपके दादाजी ने कहा था कि आप नागपुर जाइए और व्यापार करिए। अब आप अपने जीवन में इतने सफल हैं, आपने एक ऐसी कंपनी शुरू की जिसकी दुनिया भर में धाक है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो ये आपके कर्म हैं, ये नियति है, आपकी मेहनत है या कुछ और है? अगर आप बताना चाहें तो। हमारा क्या है कि एक ही वसूल है। भगवान कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को ज्ञान दिया था कि कर्म कर, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जो बता रहा हूँ तो कर्म को मत भूल, कर्म कर, कर्म तो कर्म के पीछे में भाग्य भी आएंगे और फल भी मिलेगा। तो कर्म को भूलते हुए कर्म मत भूलो, कर्म अपना करते जाओ और भाग्य आएगा और फल भी मिलता जाएगा। अब मैं तो उसी आधार पर चल रहा हूँ, कर्म करता रहता हूँ। अभी भी मैं कर्म छोड़ता नहीं हूँ कि अब जो आना है वो तो आता रहेगा। अपने को तन में जो चाहिए वही चीज़ मिल जाती है, खुश खुशी में रहते हैं और ज़्यादा हमको कोई खुशी है नहीं। बस अपने अपने ध्यान में जाते हैं, कर्म करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और अपने से जो बनता है सबका करते रहते हैं। डायरी छूट गई है लेकिन काम का जज्बा नहीं छूटा है। लेकिन एक चीज ये भी है कि एक शिकायत भी है लोगों से, लोगों की, कि इतना बड़ा नाम है हल्दीराम, हल्दीराम का इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू है, आप लोग फ्रेंचाइजी क्यों नहीं देते हैं? आप खुद ही सारे अपने शोरूम जो है उसको चलाते हैं। क्या है कि फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि फ्रेंचाइजी हमने पहले चालू किया था, उसमें क्या होता है कि हमारी मिठाई में क्या है कि कभी तो 5 किलो एक साथ बिकती है, कभी 2 किलो बिकती है। तो उसी मिठाई में क्या है कि कुछ सबरता होनी चाहिए कि मिठाई मतलब 5 किलो बिके तो वो दौड़ते दौड़ते फिर आएगा कि और मिठाई दो मेरे को। तो उसको बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये तो बिके ही है तो उसमें शांति रहो, दूसरे दिन फिर ले जाना। तो वो दौड़ते दौड़ते आता है, नहीं दो, वो मिठाई देते हैं, फिर वो बिकती नहीं है, फिर वो मिठाई 2-3 दिन खराब होती है। तो उससे क्या है, मिठाइयाँ की मतलब लाइफ खराब हो जाती है। अभी तो साधन हो गया है, फ्रिज है और है, ठंडा है, कोल्ड मिठाइयाँ भी मतलब एयर कंडीशन दुकानें रखने लगे और लगे, तो उसमें लाइफ भी बढ़ गई है, पहले तो ऐसी थी नहीं। तो उसमें क्या है कि ग्राहक को नुकसान, ग्राहक भी शिकायत करते हैं कि हल्दीराम की मिठाई ऐसे कैसे मिलती है। तो उसके बाद में हमने एजेंसी देना बंद कर दिया। मैं कि देखो मिठाई बेचना ये नहीं है कि तुम हर चीज़ को दौड़कर काम करोगे खराब हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ दुकान में कोई मिठाई बिक गई ना, तो मैं सभी को यही बोलता हूँ, बिक गई तो ठीक है, अब उसको तुम दौड़कर वापस मत बनाओ, जितनी बिक गई दूसरी बेच लो, पर इसमें हाय मत करो, मिठाई और लाओ, वो बिकेगी नहीं। जितनी बिकनी बिक गई तो ठीक है। अभी दीपावली में बहुत से गए कि काजू कतली बहुत कम गई, भी गई, मैं कुछ कम गई नहीं गई। एक हुआ है कि कोई दुकान में जैसे गाड़ी पहुंची नहीं और बोले मैं काजू कतली नहीं है, अरे काजू कतली नहीं मिल रही है, वो तो थोड़ी देर के बाद तो काजू कतली फिर आ गई। तो इससे क्या है कि ये तो मिठाई है, जितना बन गई बिकती है तो बिक जानी, तो शांति रखना चाहिए, नहीं तो खराब होती है। इसलिए चीज़ को वैसे ही रखो। मैं सबको बोला है, मिठाई मेरी खराब नहीं होनी चाहिए, वापस नहीं आनी चाहिए। जीवन में इतना कुछ आपने हासिल कर लिया है, और क्या कुछ आप चाहते हैं कि ये आपके जीवन में होना चाहिए या आप करना चाहते हैं? मैं तो जीवन में एक ही बात सोचता हूँ कि और कितना आगे काम बढ़ सकता है, बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। कि अभी शांति होके बैठ गए तो ये तो मतलब क्या है, एक तो शरीर भी कमज़ोर होता है, सोच भी कमज़ोर हो जाती है। अपनी सोच वही रहनी चाहिए कि जो आगे और बढ़ता है ना, तो बढ़ाते जाओ। जीवन जितना रूपा है, अपने शरीर में जितना मतलब सांसें चल रही है, उसको काम लेनी चाहिए। जितना सांस चलती होती है वो काम लेते रहो, चलता रहेगा बस, फिर जो भी कुछ होगा आगे देखा जाएगा।
व्यस्तताएं कैसी रहती है? अब मुझे लगता है कि बहुत देर बातचीत हो गई आपसे, बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई, बहुत सारी चीजें हमारे लिए सीखने लायक भी है। पर इस मोह से अब ये है कि बातचीत को खत्म करते करते भी एक दो मोह आ जाता है कि ये सवाल दिमाग में आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि पूछ लिया जाए। आप किस तरीके से अपने आप को व्यस्त रखते हैं? आप क्या करते हैं? आप किस तरीके के व्यक्ति हैं? आप बहुत ज्यादा, वो तो धार्मिक व्यक्ति तो हैं आप, वो पता ही चलता है, पर आपकी व्यस्तताएं किस तरीके से होती है? दिनचर्या किस तरीके से होती है? आपको अगर कोई ये जानना चाहे हमारे दर्शकों में से कि जो शिव किशन जी हैं उनको क्या कुछ पसंद है? परिवार के साथ में समय बिताना पसंद है, बाहर घूमना फिरना पसंद है, पिक्चरें देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, या कहाँ वो व्यस्त रहते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है? देखिए बचपन में मतलब मेरे को पिक्चर देखने बहुत पसंद था। जी। जहाँ कलकत्ता में रहता था तो बहुत पिक्चर देखता था, वो देखता था। और घूमना फिरना भी पसंद था। घूमना फिरना अभी भी पसंद है मेरे को। अभी घूमना फिरना का पसंद के साथ में वर्किंग भी कर लेता हूँ, घूमते घूमते वर्किंग भी कर लेता हूँ। ये नहीं है कि खाली घूमना ही नहीं सुनता हूँ, घूमते फिरते वर्किंग भी करता हूँ कि काम में जहाँ मतलब देख लिया। और शादी ब्याह में जाना आना कहता है तो जाता हूँ आता हूँ, पर उसके साथ में और भी वर्किंग कर लेके आता हूँ। ये नहीं कि नहीं करके आता। अभी जैसे लुधियाना गया था तो मैं एक मतलब एक क्या मतलब जैसी बाइट वगैरह फेमस थी उसके यहाँ चला गया था। वो मेरे को देख के खुश हुआ था और बोला मतलब मैं कि कैसा क्या हिसाब है कैसा नहीं है, तो उसने सब बताया। तो उसी ढंग से मतलब अभी भी मैं वर्किंग वैसे ही कर लेता हूँ। और मेरी दिनचर्या ऐसी रहती है कि सुबह 5:45 बजे उठना और मतलब हो के फिर बाद में आधा पौन घंटे के बाद में मालिश वाला आ जाता है 6:30 बजे, 6:40 को आ जाता है। मालिश करा के हटता हूँ तो 7:40 हो जाती है। फिर आके पेपर पढ़ने लगता हूँ, जितने में चाय आ जाती है। चाय पीते पीते पेपर पढ़ते पढ़ते और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आ जाता है। ड्राई फ्रूट खाते खाते मेरे मतलब चाय क्लोज हो जाती है। और फिर बाद में मतलब नहाना चालू करता हूँ। 10 बजे नहा धो के मतलब तैयार हो जाता हूँ। 10:15 बजे पूजा पाठ किया 20 मिनट का। ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं होती मेरे से। अच्छा। कि अपन ज़्यादा झूठे व्रत जितना जितना करना है उतना कर लिया और किया। खाना खाया 11 बजे मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ। अच्छा, और फिर शाम को आए तो फिर उसके बाद में परिवार के साथ में बैठना, पर बातचीत परिवार और दिन भर की मैं बातें। ये बल परिवार वाले अपना आप आ जाते हैं और वो बातचीत कर लेते हैं और कर लेते हैं। जिसको करना है वो आ जाता है मेरे पास में, बस बैठ जाते हैं हम। मैं मतलब और मैं बस कोई मिलने वाला आ जाता है उससे बात कर लेते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। जिससे मतलब जाता भी मैं 7, 7:15 बजे 7:30 बज जाता हूँ, 7:30 शाम को। फिर बाद में आधा पौन घंटे बाद में दवाई पानी ले लेता हूँ थोड़ा, फिर इधर उधर की थोड़ी बातें करके फिर बाद में। पर एक चीज ये भी है कि आप जब व्यक्ति रिटायर होने की स्थिति में होता है या आराम करने की मनोस्थिति में होता है, उस समय आपने अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। अब हम देख रहे थे कि बीते दिनों कितने कार्यक्रम जो हुए, आप लोगों ने अग्रसेन पूरा महोत्सव मनाया, अग्रसेन जयंती मनाई, और अग्रसेन मंडल के आप नागपुर के अध्यक्ष हैं। उसके कई तरह के कार्यक्रम हुए, उन सारे कार्यक्रमों में आप थे। तो आपने ऐसे समय में जब आपको ये सलाह दी जाती है कि आपको आराम करना चाहिए, उस समय आपने काम को चुना और सामाजिक जिम्मेदारियों को चुना और क्या काम है कर रहे हैं। कि 3 साल पहले वो अगरसेन मंडल वाले आए थे, क्योंकि 10 साल से मतलब कोई चुनाव नहीं हो रहा था, झगड़ा ही झगड़ा हो रहा था समाज में। तो वो आए थे मेरे पास कि आपको चेयरमैन बनाना है। मैं कि मैं मतलब यानी चेयरमैन बनता हूँ ना तो मैं कोई ये मतलब नारेबाजी से नहीं बनता या खुद खर्चा करके नहीं बनता कि मतलब वोट तो नहीं दो, ऐसा काम मेरा काम नहीं है। तो नहीं, बोले इंडिपेंडेंट बनाएंगे आपको। मैं कि इंडिपेंडेंट बनाओगे तो सोचता हूँ मैं। फिर मैंने बच्चों को पूछा था, बोले कोई फायदा तो है नहीं, कोई और है नहीं। मैं कि अभी आया है तो एक बार ये भी चल के देख लेते हैं कैसा क्या है, काम तो देखे। नहीं हुआ समझ में आ गया तो समझ लेंगे कि बहुत झंझट है। किसी ने मेरे बोले इसमें बोला था, ये मैं रह चुका हूँ, बहुत झंझट है, झगड़ा बहुत करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो करते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। मैं कि ये भी देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाता है अपने को। तो मैं चेयरमैन बना दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया मेरे को।
निबंधनाबाद में मैं मतलब मीटिंग में जब चालू हुई तो एक दो चार उसमें बोलने वाले बहुत तेज बोले थे, तो मैंने एक ही बात बोला था, भाई इतना तेज बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समस्या है वो समस्या समझो, सामने रखो, हमारे समझ में आएगा तो ठीक कर देंगे, नहीं तो आप समझो। दोनों में से चिल्लाने से क्या फायदा है? आप बोलोगे मैं चिल्लाऊं तो वो तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं, आप चिल्लाते हो तो बेकार जाता है। तो इससे ठीक समाधान, अभी हमारे मीटिंगें भी होती है तो शांतिपूर्ण हो जाती है, कोई इस पर ऊंचाई होती नहीं है, जो काम करना हम कर लेते हैं पूरा और साफ कह देते हैं, जो सोचा है वो करेंगे और इसमें कोई फर्क आता नहीं है। जहाँ पैसे लगाना लगा देते हैं और करना कर देते हैं। हम जब झगड़ा मतलब कोई आपस में झगड़ा कर जब होता है कि सामने आमने बोल चालू कर दे, आप बोलती हो मैं बोलता हूँ, आप बोलती हो मैं बोलता हूँ, झगड़ा हो गया, फिर हाथ उठाना चालू हो जाता है और पैर उठाना चालू हो जाता है, ये झगड़ा इससे तो बढ़ता है, तो वो हम करते नहीं हैं। तो हमारा 3 साल अच्छे ढंग से निकल गए। अब जो भी कार्यक्रम होता है उसमें टाइम निकाल के पहुंच जाता हूँ, और कहीं बाहर होता है तो बोल देता हूँ बाहर, और सब कार्यक्रम को आदर सम्मान देते हैं, अपन खुश होकर काम कर देते हैं। तो बहुत मौके पर मौन रहना भी अच्छा होता है, कम बोलना अच्छा होता है। ऐसा बोलते मैंने, कम खाना कम बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। कम खाना कम बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। इसी तरीके से चीज। आखिरी सवाल, और सही में आखिरी सवाल है कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मेरी सफलता का मतलब यही है कि मैं अपने आप को मतलब कर्म में मतलब लगा रहता हूँ, सब काम देखता रहता हूँ, एक भी ध्यान में वही मेरे दिमाग में वही चलते रहता है, रात को क्या दिन को क्या वही चलता रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब है, और क्या आगे करना है वो भी करते रहते हैं, बात सोचते रहते हैं, और जो करना है वो बता देते हैं, ये करना चाहिए ये करो, ये भी नहीं कि नहीं बता देता हूँ। जिसके मतलब बच्चों के ध्यान में नहीं आता है, इससे मतलब नहीं है तो उनको बोलता हूँ करने में फायदा है, नहीं समझ में आता मत करो, मैं तो इतना भी कहता हूँ करना है तो करो, मैं इसमें फायदा है, और नहीं समझ में आता है मत करो। पहले मैं हर चीज़ का मतलब जो भी करता तो बोल देता, मतलब बच्चे को बोलता था वो कर लेता था, तो आगे बढ़ते गए, हम आगे बढ़ते गए। मतलब निर्णय कोई भी लिया जाए तो सब साथ में निर्णय ले तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। साथ में निर्णय मैं बोल देता हूँ, निर्णय तो मैं ले लेता हूँ खुद, अच्छा लेके मैं बोलता हूँ कि ये करो, हाँ ये करना ही पड़ेगा, हाँ ये करो, ये करना ठीक है, ये ऐसा करने से बढ़िया रहता है, करो आप, और नहीं कर पाएंगे तो मैं ठीक है देख लो आप। चलिए शिव किशन अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, जिसकी मिठाइयाँ, जिसकी नमकीन जो है वो हम लगातार जो है खाते आए हैं और उससे परिचित हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और ये जो आपसे बातचीत हुई तो हमारे दर्शक बहुत हद तक रूबरू होंगे, और पहली बार आप किसी को कैमरे के सामने इस तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं, और आपसे बातचीत करके जो मैं समझा हूँ वो मुझे समझ में आया है, और उसका सार मैं मेरे दर्शकों को ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये, मेरा भी ये अनुभव होता है कि हल्दीराम को कोई प्रोडक्ट जब आता है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फिर कुछ समय के बाद में उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक ये मारवाड़ियों का थोड़ा सा स्वभाव भी रहता है कि वो व्यापार करना जानता है, और व्यापार भी बहुत ईमानदारी से करता है, और वो सामान आपको भले ही थोड़ा सा महंगा दे लेकिन उसकी गुणवत्ता को खराब नहीं करता है, और ये अच्छे व्यापारियों की भी निशानी है। तो शायद वो जो पैकेट में जो माल थोड़ा सा कम हो जाता है उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मार्केट के इन्फ्लेशन रेट को आप लोग जो है मेंटेन करते हुए उसकी क्वालिटी कम कर देते हैं, उसका क्वांटिटी कम कर देते हैं, लेकिन क्वालिटी को उसी तरीके से मेंटेन करते हैं। मुझे लगता है कि यही हल्दीराम की यूएसपी भी होगी और यही सफलता का राज भी होगा। क्या है कि क्वालिटी कम करने का मतलब ये है कि लोगों को मतलब पैसों का वजन न चढ़े, वजन मेंटेन, मतलब रुपये पैसे मेंटेन रहे। जैसे 5 रुपये के पैकेट में पहले 25 ग्राम देते थे, अब 5 रुपये में महंगाई के कारण में यदि 5 रुपये की जगह 6 रुपया करूँ, 7 रुपया करूँ तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा वजन कम कर दिया और 5 रुपया मेंटेन कर दिया। तो लोग देखते हैं चलो
2 ग्राम कम सही पर 5 रुपये मिल गया, और क्वालिटी भी मिल गई। क्वालिटी मिल गई। इसलिए हम कम बेसी करते रहते हैं। ये अभी जो से जीएसटी कम हो गया था तो हमने बढ़ा दिया, अच्छा। ऐसा भी होता है। हाँ। क्या है कि हमको लेना उतना ही है जितना होता है। ये नहीं है कि हम ज़्यादा लूट लेती है तो वो भी गलत है, और ज़्यादा मतलब देते हैं वो भी गलत है। सब हिसाब से काम करें तो सबसे मेंटेन रहता है। प्रॉफिट भी मेंटेन में आना चाहिए, खर्चा भी मेंटेन में रहना चाहिए। क्या है तो वो चलता रहता है, जिंदगी यही चलती रहती है। और जो मिलना है किस्मत में उतना ही मिलता है, हाया करने से नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और हमारे दर्शकों को आपसे बहुत हद तक रूबरू होने का मौका मिला होगा। बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया। और इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं आपसे वादा भी लेना चाहूंगा कि हम फिर से आपसे रूबरू होंगे और आपको और जानने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शकों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमने को जो आज जो सवाल जवाब किए, मैं पूरा उसका संतोषजनक जवाब दिया आपको। अच्छा लगा होगा। और मैं आगे भी चाहता हूँ कि आप जब भी मेरे को बोलेंगे मैं इसमें रेडी हूँ। बहुत 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 बहुत